एपिसोड 81 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 250%। दानिश कमीना। वाडिया। आर्यन ने 20वां लैप शुरू करते हुए एक जहर की तरह धीरे से फुसफुसाया। मैं आ रहा हूं और तुम मुझे फिर से पास नहीं कर पाओगे। तारांकन, तुम्हारा स्टेटस क्या है? तारांकन। आर्यन ने पलक झपकाई। इस बार मोरित्स नहीं था, क्योंकि अंसल की विशिष्ट आवाज रेडियो के माध्यम से आए। P6। आर्यन ने शांति से जवाब दिया। तुम? P4। अंसल का सपाट जवाब आया। आर्यन जानता था कि अंसल किस स्थिति पर है, लेकिन वह पूछना चाहता था क्योंकि अंसल ने इसके बारे में पूछा था, और ज्यादातर इसलिए क्योंकि आर्यन अंसल की आवाज में टोन पकड़ना चाहता था और उसके वर्तमान मूड का पता लगाना चाहता था। यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। कबीर मल्होत्रा के साथ P3 और P4 के बीच उलझते हुए समय ने आर्यन और वाडिया को अंसल के करीब ला दिया था, क्योंकि कबीर और भी दूर आधा लैप आगे निकल गया था। दानिश। वाडिया P5 से बुरी तरह चिपका हुआ था। उसकी कार रक्षात्मक रूप से लाइन से चिपकी हुई थी, आर्यन को पास नहीं जाने देने के लिए दृढ़ थी, क्योंकि आर्यन हर सेकंड उस पर करीब आ रहा था। ये दूसरी बार है जब वो मुझे परेशान कर रहा है, वाडिया ने अपनी टीम के रेडियो में बुदबुदाया। तारांकन, उसके पास नए टायर हैं और एक रिफ्यूल है। हम इससे कम कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, और हम शायद उसे ये लेने देंगे। तारांकन बुसोनो वेलोसिटा जूनियर के टीम इंजीनियर ने जवाब दिया। क्या? तारांकन। बॉक्स। दानी। बॉक्स। चलो उस कार को अगले लैप्स के लिए तैयार करते हैं। तारांकन। दानिश। वाडिया ने विरोध करने की इच्छा महसूस की। उसने अपने दांत भींच लिए। अभी भी P5 पर एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता के साथ चिपका हुआ था जो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। मैं उसे ये लेने नहीं दे सकता, उसने बुदबुदाया। पहिए पर उंगलियां कस गईं। उसे पहले ही एक बार आर्यन को रोकना पड़ा था, और अब हार मानने से उसका स्वाभिमान कुचला जा रहा था। लेकिन उसकी टीम बेहतर जानती थी। तारांकन। बॉक्स। दानी। बॉक्स। ये लंबे खेल के लिए है, तुम्हें अभी के लिए पीछे हटना होगा। मैक्स P2 पर है। शांत हो जाओ। तारांकन। एक निराश ठहराव के बाद वाडिया ने अनिच्छा से आज्ञा का पालन किया, लेकिन अवज्ञा के एक अंतिम कार्य के बिना नहीं। जैसे ही वो मोड़ से बाहर निकला, उसने थ्रॉटल से थोड़ा सा उठाया। आर्यन के लिए एक सूक्ष्म रोडब्लॉक बनाने के लिए बस इतना धीमा हो गया। आर्यन, जो जोर लगा रहा था, ने वाडिया के पैंतरेबाजी को केवल आखिरी सेकंड में महसूस किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने टकराव से बचने के लिए बाईं ओर मुड़ा, अपने पहिए को मरोड़ते हुए। जब विशेष जागरूकता उसके भीतर बढ़ गई, हर कोण और आने वाले प्रभाव की उसकी भावना को बढ़ाते हुए। 62.5%। आर्यन के बचने के कदम के बावजूद उसके डलारा का चेसिस वाडिया की कार से टकरा गया। प्रभाव तेज और अचानक था। संपर्क के क्षण ने आर्यन के फ्रेम के माध्यम से प्रतिध्वनित किया, क्योंकि उसका वाहन थोड़ा हिल गया, लेकिन उसके बारीकी से ट्यून किए गए सस्पेंशन ने न्यूनतम अशांति के साथ झटके को अवशोषित कर लिया। उसकी कार तुरंत सीधी हो गई, आगे के गीले स्ट्रेट की ओर बढ़ते हुए। वाडिया इतना भाग्यशाली नहीं था। संपर्क ने उसके वाहन को अस्थिर कर दिया था और उसे रास्ते से हटा दिया था। उसे एक पूर्ण स्पिन आउट से बचने के लिए जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। उसके टायरों ने आर्यन की कार पर पानी की चादरें छिड़क दी, जो अभी अभी आगे बढ़ी थी। 75%। स्ट्रेट 3 पर एक शारीरिक संपर्क के बाद आर्यन वर्मा के लिए P5। वो कहीं से भी नहीं आया। वो इस पूरे समय दानी वाडिया के पीछे था, और जैसे ही मौका मिला, उसने बिना सोचे समझे बस ब्लास्ट कर दिया। जरा दानी वाडिया के परिणाम को देखें। कैमरे ने स्ट्रेट पर जूम करते हुए आर्यन से फोकस हटाकर दानी वाडिया पर कर दिया, जिसने बहुत पहले नियंत्रण हासिल कर लिया था और अब अपनी टीम के लिए पिट लेन में प्रवेश कर रहा था। तारांकन। आर्यन, रेस कंट्रोल ने अभी अभी वाडिया के साथ संपर्क के लिए 10 सेकंड की पेनल्टी जारी की है। वे इसे पूरी तरह से टाला जा सकने वाला कह रहे हैं। तारांकन। मोरित्स की आवाज एक गंभीर लहजे में रेडियो के माध्यम से आए। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी भौहें तन गईं जब उसने अपने साइड मिरर पर देखा कि उसके पीछे साफ दामर है। वाडिया पिट लेन में मुड़ रहा है। इस पर पेनल्टी कैसे लग गई? गैप बहुत कम था। यह मेरी गलती नहीं है। तारांकन। मुझे पता है। तारांकन। मोरित्स ने आर्यन को शांत करने के लिए जवाब दिया। वो केवल कल्पना कर सकता था कि उसके ड्राइवर्स वहां क्या अनुभव कर रहे थे। तारांकन। वे कह रहे हैं कि तुम बहुत आक्रामक और उसके करीब गाड़ी चला रहे थे, अंत में एक असुरक्षित पैंतरेबाजी के साथ। हमें अब आने वाले गैप को पूरा करने के लिए और जोर लगाना होगा। तारांकन। आर्यन ने अपने सिर में जोर से गाली दी, लेकिन एक आह के साथ जवाब दिया। ठीक है, उसने जवाब दिया, एक गहरी सांस लेते हुए और P4 से अपने डेल्टा पर एक नज़र डालते हुए। P4 पर स्थिर डलारा आर्यन की नज़रों में चमकीले रूप से चमक रहा था। उसके लाल, सफ़ेद और काले रंग अचूक थे। ट्रैम्पोस रेसिंग। आर्यन लगभग भूल गया था कि P4 पर ड्राइवर अंसल था। अब वह उसके ठीक पीछे था। तारांकन। वर्तमान में तुम हान से 3 सेकंड पीछे हो। तुम्हें पेनल्टी को ऑफसेट करने के लिए P5 पर कम से कम 7 सेकंड की बढ़त बनानी होगी।
तारांकन आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया जब उसने 21वां लैप शुरू किया। अंसल की कार कभी भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुई जब वो करीब आया। मुझे उसका सामना करना होगा, है ना? मिस्टर मोरिट्स ने जवाब देने में एक पल लिया, और आर्यन को चुप्पी पसंद नहीं आई। तारांकन, तुम्हारे पास सेकंड को रद्द करने के लिए सेकंड हैं, आर्यन। और अभी के लिए, हान, तुम्हारे लिए कोई भी दूसरा ड्राइवर है। कृपया सुरक्षित रूप से सामना करो, कोई जोखिम भरा पैंतरेबाजी नहीं। तारांकन आर्यन ने जोर से निगला जब रेडियो शांत हो गया। उसे कॉकपिट की तंग, दम घुटने वाली गर्मी में अकेला छोड़ दिया। उसकी आंखें डिस्प्ले पर गईं। आगे की कार पर बोल्ड हरे रंग में चमक रहा था। हरा रंग एक अनुस्मारक था कि यह उसका टीममेट था, कुछ ऐसा जिसे वह बस अनदेखा नहीं कर सकता था। एक स्थिर सांस लेते हुए आर्यन ने पहिए पर अपनी पकड़ कस ली जब आने वाले मोड़ सामने आए। वह जानता था कि अगर वह पेनल्टी के प्रभाव को कम करने का कोई मौका चाहता है तो उसे आगे बढ़ना होगा, अभी। मेरे ऊपर एक पेनल्टी लटक रही है, यार, उसने बुदबुदाया, अपना ध्यान स्थिर करते हुए। मैं पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता, ये बस अस्तित्व के लिए है, पोजीशन के लिए नहीं। उसका पैर एक्सीलरेटर पर और जोर से दबा, अपनी चाल चलने के लिए तैयार। एक दर्दनाक रूप से धीमे पिट स्टॉप के बाद दानी वाडिया ने रेस में फिर से शामिल हो गया है, बस वर्स्टेपेन के सामने आने में कामयाब रहा। और उसके हमलावर आर्यन वर्मा के लिए उसके ऊपर वह 10 सेकंड की पेनल्टी लटक रही है, जिसे उसे अगले 5 लैप्स के भीतर पूरा करना होगा। लेकिन अभी, जॉन, ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है ना? बिल्कुल, माइक। इस F2 सीजन में पहली बार हम टीममेट्स को लीडरबोर्ड पर करीब आते हुए देख रहे हैं। दोनों ट्रेम्पोस रेसिंग ड्राइवर्स P4 और P5 पर तैनात हैं। आर्यन वर्मा अंसल की पूंछ पर है और वह दृढ़ दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह जानता है कि उसके पास अपनी चाल चलने के लिए सीमित समय है। आर्यन वर्मा हान के रियर विंग से बस 1 सेकंड के एक अंश दूर पहुंच गया है। वो एक कोने के चारों ओर घूमते हुए तेजी से करीब आ रहा है। ट्रेम्पोस कारों के पास वह सेक्शन पूरी तरह से है। तनाव बढ़ रहा है क्योंकि आर्यन वर्मा उसे अंदर की लाइन पर लाइन कर रहा है। तारांकन, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं। तारांकन। आर्यन हंसा, धीरे से सिर हिलाया। उसे अच्छा लगा कि अंसल ने उसके खतरे को स्वीकार किया, जिससे ये P4 के लिए एक स्वस्थ चुनौती बन गई। अंसल के डलारा में आर्यन के सिस्टम द्वारा एक अच्छी ट्रैजेक्टरी थी। वह लगभग अंसल के इरादों का अनुमान लगा सकता था, और यह उसे अपने रियर से निचोड़ने का था। टर्न 2 के बॉटलनेक पर अंसल ने अपने केंद्र दाएं स्लिपस्ट्रीम के किसी भी संभावित उपयोग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था ताकि उसे पार किया जा सके। आर्यन के सिस्टम ने इसकी पुष्टि की। अब यह वह तरह की लड़ाई है जिसे हम इन दोनों से देखने का इंतजार कर रहे थे। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि वे एक दूसरे के खिलाफ कैसे रेस करते हैं, और अब हम इसे देख रहे हैं। अंसल हान आर्यन को रोक रहा है, लेकिन क्या यह एक अच्छा विचार हो सकता है? आर्यन वर्मा उस पेनल्टी को P4 पर पूरा कर सकता है, उसे P5 पर वापस ला सकता है। लेकिन अंसल हान उस परिणाम का प्रशंसक नहीं है। किसी भी तरह, ये दोनों ट्रेम्पोस लड़कों को पोडियम से ठीक परे रखता है, और उनमें से एक आगे रहना चाहेगा। तुम चालाक हो, आर्यन ने बुदबुदाया जब अंसल की पिछली बत्तियां उस पर लाल चमकीं। वह कबीर के डलारा को बस आगे स्ट्रेट पर मारते हुए देख सकता था। मैक्स एडम्स के करीब पहुंच रहा था। आर्यन को यकीन था कि वह 2 लैप्स के भीतर गैप को कम कर सकता है, अगर वह अंसल को पास करता और P4 पर पेनल्टी पूरी करता। P5 पर रहने से अगर वह 10 सेकंड के लिए देरी करता तो पूरी तरह से स्पॉट खोने का खतरा था। बाएं हाथ के टर्न 3 के पास पहुंचते हुए आर्यन बाहरी लेन में चला गया, जिससे उसे एक भारी, क्रूर ड्रिफ्ट का प्रयास करने और स्ट्रेटअवे से पहले बढ़त हासिल करने की स्वतंत्रता मिली। अंसल ने ध्यान बदल दिया था। एक पारंपरिक मध्य लेन के लिए आंतरिक ट्रैक को छोड़ दिया था, मोड़ के माध्यम से अटूट ट्रैक्शन और पूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करते हुए। आर्यन, हालांकि, बाहरी लेन के माध्यम से संचालित हुआ, आधिकारिक तौर पर अंसल के साथ P4 का मिलान करते हुए। उसने कबीर के पहले के मूव के समान कुछ निष्पादित करने का लक्ष्य रखा, एक जिसे वर्स्टेपेन ने भी प्रयास किया था। हालांकि इसके सटीक नाम के बारे में अनिश्चित, आर्यन इसे करने में आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। बिना टकराए, जैसे ही टर्न 3 समाप्त हुआ, आर्यन ने सीधे आगे बढ़ने के लिए एकदम सही ट्रैजेक्टरी पाए। आर्यन ने अंसल पर भरोसा किया कि वह झुक जाएगा, उसे करना ही था। इससे कम कुछ भी ट्रेम्पोस रेसिंग के लिए तबाही का कारण बनता। सिस्टम के विश्लेषण का पालन करते हुए आर्यन ने पैंतरेबाजी को अंजाम दिया। उसकी कार एक आदर्श विकर्ण रेखा के साथ बढ़त में फिसल गई। अंसल के पास ब्रेक लगाने और दाईं ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि आर्यन आगे निकल गया था। और आर्यन वर्मा आखिरकार मूव करता है, और यह एक सफल है।
बाहरी लेन पर एक खूबसूरती से गणना की गई पैंतरेबाजी, टर्न 3 के निकास पर अपने टीममेट अंसल से आगे निकलते हुए। तारांकन अच्छा है, और जोर लगाओ, दोस्त, तारांकन मिस्टर मोरिट्स ने प्रोत्साहित किया। आर्यन ने खुद को एक त्वरित, विजयी सांस छोड़ने की अनुमति दी जब अंसल उसके रिव्यू में सिकुड़ गया। आर्यन की अपनी कार ट्रैक्शन के लिए लड़खड़ाई, लेकिन अंसल के अपनी गति को फिर से बनाने से पहले इसे तेजी से हासिल करने में कामयाब रही। जी, आर्यन अंसल के रेडियो में कहने में कामयाब रहा। तारांकन आर्यन की नज़रें उसके HUD पर गईं, ट्रैक पर कबीर की पोजीशन को चिन्हित करने वाले होलोग्राफिक 3 की तलाश में। उसके आश्चर्य के लिए कबीर का काला और सुनहरा डलारा लंबे स्ट्रेट पर दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ की जय जयकार तेज हो गई, अनियमित भी। तब आर्यन को एहसास हुआ कि क्यों कबीर ने अभी एक पिट स्टॉप किया था और आवश्यक गति से पिट लेन से बाहर निकल रहा था। जैसे कुछ लैप्स पहले डेयर स्टेपिंग के साथ उसकी पहली मुठभेड़ की तरह, आर्यन को अब एक और चौराहे का सामना करना पड़ा, और इस बार कबीर के साथ। उसके पास गति थी, लेकिन कबीर के पास चौराहा था। ये शुद्ध रेसक्राफ्ट और सहज प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा, एक परीक्षण की कौन दबाव को संभाल सकता है, ट्रैक्शन बनाए रख सकता है और नियंत्रण जब्त कर सकता है। आखिरकार फॉर्मूला 2 यही सब था। आर्यन इसे देख सकता था, P3 उसकी पहुंच में था। P8 से अपना रास्ता बनाने के बाद वह पीछे हटने वाला नहीं था। तारांकन, अभी तक अधिकतम पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें एक साफ पास चाहिए, कोई और पेनल्टी नहीं। तुम्हें यहाँ उसकी प्रतिक्रिया का न्याय करना होगा आर्यन, लेकिन सतर्क रहो, P3 तुम्हारा है अगर तुम इसे चालाकी से संभालते हो। तारांकन एपिसोड 82 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में लाइट्स आउट आर्यन और कबीर टर्न 4 के पास पहुंचे, जो कि एक तेज बाएं हाथ का मोड़ था और शिकेन की शुरुआत का प्रतीक था। आर्यन जानता था कि उसे क्या करना है, उसके सिस्टम की गणना ने स्थिति को और सुसंगत बना दिया। कबीर ने बाहर निकलने पर अंदर की लाइन पकड़ रखी थी, लेकिन अगर आर्यन उसके ठीक बगल में आ सकता तो P3 पहुंच के भीतर होगा। साहसिक, शायद लापरवाह, अधिकांश अन्य F2 ड्राइवर्स यहां झुक सकते हैं। पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था, चौराहा सामने था। P3 को पकड़ना अब रेस के किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में आसान था। कबीर मल्होत्रा उस P3 का बचाव कर रहा है जब से अंसल हान पीछे हट गया, लेकिन आर्यन वर्मा जोर लगा रहा है। क्या वो इसे बनाए रख सकता है? आर्यन ने एक गहरी सांस ली, अपने पहिए को घुमाते हुए जब उसकी कार फिसलने लगी। उसने कबीर की काली और सुनहरी कार को पिट लेन से बाहर निकलते हुए एक झलक देखी। उसकी अपनी कार चौड़ी हो गई, मोड़ की उत्पत्ति में पूरी ताकत के साथ फिसल गई। कबीर की कार बस 1 मीटर दूर थी। आर्यन ने कबीर पर पूरी तरह से नजर डालने की इच्छा का विरोध किया। उसकी परिधीय दृष्टि ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, और उसने जो कुछ भी देखा वह उसके प्रतिद्वंद्वी से निकलने वाला शुद्ध दृढ़ संकल्प था। दोनों कारें कोने से टकराईं, गर्दन से गर्दन, इंजन उनके कानों में चीख रहे थे क्योंकि टायर चिकने, तिरछे ट्रैक के खिलाफ लड़ रहे थे। तारांकन, सावधान, तुम उसकी लाइन में हो। तारांकन आर्यन ने पहिया संपर्क से बचने के लिए वक्र का अधिक हिस्सा लेने के लिए समायोजित किया। वह कबीर की कार से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था, और उसे यकीन था कि कबीर उसकी महसूस कर सकता है। दोनों टायर तनाव में थे, खासकर आर्यन के, क्योंकि उसका लक्ष्य अपनी लाइन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छी पकड़ बनाना था। कबीर उसे 1 इंच भी नहीं दे रहा था, उसकी अपनी ड्रिफ्ट आर्यन के साथ पूरी तरह से सिंक थी। दोनों कारों ने मोड़ के माध्यम से जुड़वां चाप बनाए, हवा में चिंगारियां उड़ रही थीं। अविश्वसनीय, यह एक सिंक्रोनाइज्ड ड्रिफ्ट है। कबीर मल्होत्रा आगे बढ़ता है, लेकिन आर्यन वर्मा अपने पिछले टायरों को बराबर कर लेता है। टर्न 5 ने उन्हें फिर से संरेखित पाया, इस बार आर्यन थोड़ा आगे था। उन्होंने तीव्र मोड़ के माध्यम से लाइन को बनाए रखा और टर्न 6 में लॉन्च किया, एक दाहिने हाथ का मोड़। आर्यन शिफ्ट हुआ, अंदर की लाइन में घुसते हुए, जबकि कबीर का डलारा अपनी पतली बढ़त से चिपका हुआ था। तारांकन, वक्र समाप्त होने से पहले अपना कोण सही कर लो, सीधा, और P3 तुम्हारा है। तारांकन ट्रैक ने उन्हें अंतिम कोने से बाहर फेंक दिया। आर्यन अब बीच की लेन से चिपके रहने के बाद बस एक बाल की चौड़ाई से आगे था। कबीर, जिसने कर्ब्स को चूमा, ने आखिरी सेकंड में काटने का लक्ष्य रखा, लेकिन आर्यन के पास सीधी ट्रैजेक्टरी थी। उसके पास निश्चित ट्रैक्शन था, और उसकी कार बिना किसी सावधानी के त्वरण कर सकती थी। और आर्यन वर्मा इसे ले जाता है, वह कबीर से आगे निकल जाता है, बिल्कुल साहसी ड्राइविंग के साथ P3 का दावा करता है। भीड़ पागल हो रही है, यही F2 रेसिंग है, अथक, निडर प्रतिस्पर्धा। 87.5%। तारांकन, शानदार काम आर्यन, अब इसे स्थिर रखो, तुम P3 में क्लियर हो। तारांकन, हे भगवान, आर्यन ने बुदबुदाया, एक लंबी सांस छोड़ते हुए। उसकी आंखें उसके रिव्यू पर गईं ताकि वह कबीर के डलारा को करीब से स्लिप स्ट्रीम करते हुए देख सके।
ठीक है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा, स्ट्रेट पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए और गति बढ़ाते हुए जब वह ग्रिड पर जूम कर रहा था। तारांकन, तुम मैक्स से कुछ ही सेकंड दूर हो, क्या तुम देख सकते हो? तारांकन, हाँ, मैं देख सकता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया, आगे मैक्स एडम्स की कार को देखते हुए। उसकी उदास छाया ऊपर के काले बादलों के साथ मिल रही थी क्योंकि गरज अप्रिय रूप से गड़गड़ा रही थी और ऐसा लगता है कि आगे कुछ गंभीर कार्रवाई चल रही है। शॉन आरोनसन, पैक लीडर, अपने शाश्वत प्रतिद्वंद्वी मैक्स एडम्स से तीव्र दबाव में है, जो पिछले 2 लैप से उसकी पूंछ पर है, किसी भी कमजोरी के संकेत का इंतजार कर रहा है। आरोनसन ने उल्लेखनीय रक्षा के साथ अपनी जमीन बनाए रखी है, लेकिन एडम्स अब उसे किनारे पर धकेल रहा है। उसे देखो, जॉन, एडम्स अंदर की ओर गोता लगाता है, वह शिकेन के माध्यम से आरोनसन को पार करने की कोशिश कर रहा है। यह एक अविश्वसनीय रूप से तंग मूव है, ओह, और आरोनसन भी पीछे नहीं हट रहा है। दोनों कारें पहिया से पहिया हैं, हर मोड़ के माध्यम से बढ़त का आदान प्रदान कर रही हैं। एडम्स निश्चित रूप से उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरोनसन उस P1 को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। आर्यन ने आगे की लड़ाई देखी, शुद्ध कौशल का एक तमाशा। भीड़ अपने पैरों पर थी क्योंकि 2 दिग्गज भिड़ गए, एक प्रतिद्वंद्विता जिसने सीजनों को परिभाषित किया था। तारांकन, मैं चाहता हूं कि तुम करीब रहो, दोस्त, क्या तुम सुन रहे हो? तारांकन, हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, अपने साइड मिरर पर एक नज़र डालते हुए जब वह उन मोड़ों में दाखिल हुआ जिन्हें आरोनसन और एडम्स ने अभी अभी छोड़ा था। वह छोटी टीमों से लैप किए गए ड्राइवर्स के करीब पहुंच रहा था। कबीर उसके साइड मिरर में मंडरा रहा था, उसकी कार स्पष्ट रूप से DRS का उपयोग कर रही थी लेकिन जमीन हासिल करने में असमर्थ थी। उसने डिस्कनेक्ट किया, अपने थ्रॉटल को पंख लगाया और कोनों में आर्यन के साथ शामिल हो गया। आर्यन जानता था कि उनकी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसने जल्द ही अध्याय को बंद करने का लक्ष्य रखा। वे एक कमीने स्ट्रेट पर हैं, आर्यन ने बुदबुदाया, टर्न 2 के मोड़ के माध्यम से कुशलता से पैंतरेबाजी करते हुए जब बादल गड़गड़ाए और भीड़ एक साथ ढोल बजा रही थी। क्या मुझे इस आदमी से बस एक ब्रेक मिल सकता है? आर्यन टर्न 3 के माध्यम से कसकर पकड़ा रहा, उसके टायरों ने बाहरी लेन को सटीकता के साथ पकड़ा। उसने ब्रेक बायस को कम कर दिया, जिससे उसे स्ट्रेट पर गति ले जाने की अनुमति मिली। लेकिन हर गुजरते सेकंड के साथ उसने महसूस किया कि मैक्स एडम्स से गैप थोड़ा बढ़ रहा था। वे डेसीमीटर उसके HUD पर जुड़ रहे थे क्योंकि बढ़त पहुंच से और दूर होती जा रही थी। ठीक उसी समय मिस्टर मोरिट्स की आवाज़ तनाव के बीच से गुजरी, कुछ ऐसा घोषित करते हुए जिसने आर्यन के ड्राइव को फिर से जगा दिया। तारांकन, आर्यन, सुनो। P1 पर आरोनसन को अभी अभी मैक्स को जानबूझकर चौड़ा करने के लिए 5 सेकंड की पेनल्टी दी गई है। उसने उसे बहुत जोर से मारा और एडम्स ट्रैक्शन खो रहा है। तारांकन, आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने खबर को संसाधित किया। उसकी कार स्ट्रेट पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, कबीर से दूर और मैक्स एडम्स के करीब। दूरी निश्चित रूप से कम हो गई थी और मैक्स एडम्स लगभग स्थिर लग रहा था। तारांकन, अगर तुम अब करीब आते हो, आर्यन, तो वह P2 वहीं है, स्थिर रहो, वे दोनों कमजोर हैं। तारांकन, एपिसोड 83, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4। मैक्स एडम्स जितना अच्छा था, बुसोनो वेलोसिटा जूनियर ड्राइवर ने आर्यन को पूरे 8 लैप्स तक रोके रखा था। भले ही आर्यन ने लैप 23 पर अपनी पेनल्टी पूरी करने का फैसला किया था, जिससे एडम्स को कुछ सांस लेने की जगह मिली, फिर भी यह प्रभावशाली था कि बुसोनो वेलोसिटा जूनियर ने अपनी रणनीति को कितनी अच्छी तरह से अंजाम दिया। उनके चतुर कदम ने मैक्स को ठीक उसी समय पिट किया जब आर्यन अपनी पेनल्टी पूरी कर रहा था। यह एक गणना किया हुआ जोखिम था जिसे मैक्स को तत्काल खतरे से बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बीच आरोनसन ने लैप 25 पर अपनी पेनल्टी ली, उसे दी गई 5 सेकंड की सजा पूरी की। इसके साथ सभी 3 कारें अब पेनल्टी से मुक्त थीं, ट्रैक पर पूरी तरह से संरेखित थीं और एक ही स्ट्रैटवे साझा कर रही थीं। मैक्स अब नुकसान में था, बीच में फंसा हुआ, वह आर्यन का निशाना था। पिच से ताज़ा बाहर, उसके टायर अभी भी ठंडे थे और इष्टतम तापमान तक पहुंचने के लिए समय की आवश्यकता थी। आर्यन, दूसरी ओर, गर्म, तैयार टायर थे क्योंकि वे टर्न 1 के पास पहुंचे। पकड़ लाभ के साथ दृढ़ता से उसके पक्ष में, आर्यन हमला करने के लिए तैयार था। हे, यह एक आसान है। आर्यन ने सूक्ष्म रूप से ब्रेक बायस को समायोजित किया, इसे थोड़ा पीछे की ओर ले जाते हुए खुद को ब्रेकिंग के तहत अधिक स्थिरता देने के लिए। उसकी उंगलियों ने गियर शिफ्ट को फ्लिक किया, सहजता से अपशिफ्ट करते हुए जब उसने त्वरण किया, कार का इंजन प्रतिक्रिया में गड़गड़ा रहा था। उसका बायां पैर क्लच पर नाच रहा था, एक सटीक डाउन शिफ्ट के लिए रेव्स को संतुलित करने के लिए थ्रॉटल को ब्लिप कर रहा था। मैक्स के रियर टायरों पर एक त्वरित नज़र ने उसे वह सारी जानकारी दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। आर्यन ने सामान्य से बाद में ब्रेक निचोड़ा, कार की अपार पकड़ को महसूस करते हुए जब उसने कोने में सफाई से स्टीयर किया।
वह अपनी सीट पर थोड़ा हिला, उसका फोकस रेजर शार्प बॉटलनेक पर अपने हमले को लॉन्च करने के लिए सटीक क्षण की गणना कर रहा था। तारांकन, मैं तुम्हें पहले से ही P2 में देख रहा हूं, अब इसे वास्तविक बनाओ। तारांकन तारांकन, मैक्स एडम्स अब उस P2 का बचाव नहीं कर सकता। ये शुद्ध कौशल और हिम्मत की लड़ाई है, दोस्तों। आर्यन वर्मा जोर लगा रहा है, उस अंदर की लेन के हर इंच का उपयोग करते हुए जब वे टंडों से गुजरते हैं। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह बहुत अच्छा है, आर्यन ने बुदबुदाया, मैक्स एडम्स की दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए। बुसोनो वेलोसिटा जूनियर ड्राइवर के पास एक उल्लेखनीय क्षमता थी कि वह जल्दी से अनुकूल हो जाए, आर्यन के ओवरटेक के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले अगले इष्टतम अवरोधक स्थिति पर संक्रमण कर जाए। भीड़ जानती थी कि उनका द्वंद्व बहुत लंबा नहीं चलेगा, खासकर स्ट्रेट 2 के सामने आने के साथ, एक लंबा खिंचाव जो दोनों ड्राइवर्स की सटीकता और हिम्मत का परीक्षण करेगा। मैक्स ने भी यह महसूस किया। टर्न 1 में प्रवेश करने से पहले ही वह इस बेहुदा उम्मीद से चिपका रहा कि आर्यन की अनुभवहीनता एक गलती का कारण बन सकती है, शायद एक गलत गणना की गई टक्कर या एक जंगली स्केड। लेकिन जैसे ही वे टर्न 3 से बाहर निकले, वास्तविकता सामने आई। मैक्स जानता था कि P2 उसकी पकड़ से फिसल रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और वहां आर्यन वर्मा जाता है, बिना किसी हिचकिचाहट के DRS को सक्रिय करते हुए जब वे शिकेन से बाहर निकलते हैं। मैक्स एडम्स बचाव के लिए दांत और नाखून से लड़ रहा है, लेकिन वर्मा बिल्कुल अथक है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों कारों के बीच का गैप एक पल में गायब हो गया। आर्यन की कार हवा को काटती हुई पहिए पर उसकी पकड़ कस गई जब वह मिलीसेकंड में मैक्स के साथ आगे बढ़ा। स्ट्रैटवे एक रनवे की तरह सामने आया, और सटीकता के साथ, आर्यन ने P2 का दावा किया, जानबूझकर दाईं ओर रहते हुए मैक्स को उसके स्लिपस्ट्रीम से लाभ उठाने का कोई मौका नहीं दिया। तारांकन, वह अद्भुत था, आर्यन। तारांकन तारांकन, एक हंसी आर्यन से निकली जब उसने जोर से जवाब दिया, मुझे पता है ना? चलो इसे जारी रखते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। P8 से P2 तक, आर्यन वर्मा ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है, अपने टीममेट और सीजन के 2 असाधारण ड्राइवर्स को पछाड़ते हुए। जॉन, तुम्हें मानना होगा, ये शानदार से कम कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल, उसने दबाव में उत्कृष्ट शांति दिखाई है। P8 से P2 तक की वह चढ़ाई सिर्फ किस्मत नहीं है, ये कच्ची प्रतिभा और दृढ़ संकल्प है। आर्यन वर्मा ने स्टैंडिंग में ट्रैम्पोस की बढ़त को मजबूत किया है। डॉट डॉट। जब तक कि वह P1 के लिए जाकर गैप को और भी चौड़ा करने की योजना नहीं बना रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और ऐसा लगता है कि वह ठीक यही लक्ष्य बना रहा है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, आरोनसोन उसकी नज़र में है, इसमें कोई शक नहीं। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। 100% यह अद्भुत है, आर्यन ने फुसफुसाया, अपने साइड मिरर पर एक नज़र डालते हुए जहां मैक्स एडम्स ने P2 को फिर से हासिल करने के लिए जमीन हासिल करना शुरू कर दिया था। नीले और काले डलारा से निकलने वाली ऊर्जा को देखते हुए आर्यन को यकीन नहीं था कि वह एक डिफेंडर के रूप में दिग्गज से बच पाएगा। लेकिन उसके पास अब सिंक बफ था। वह अधिकतम सजगता और नियंत्रण के कारण बिना धीमा हुए मोड़ों के माध्यम से तेज गति से जूम करके आरोनसोन के साथ पकड़ बना सकता था। यह उसे मैक्स के जबड़ों से भी बाहर निकाल देगा। अद्भुत। आरोनसोन की मुझसे दूरी की गणना करो। ओह, मैं भूल गया। मेरा मतलब फर्स्ट पोजीशन है, गणना करो कि वह कितना दूर है। आर्यन ने खुद को सुधारा, आश्वासन के लिए चमकते सिंक बार पर एक त्वरित नजर डालते हुए। ये काफी दूर है, आर्यन ने सोचा जब उसने मानसिक रूप से सिंक बफ को सक्रिय करने के लिए संकेत को पुनः प्राप्त किया। आर्यन ने हाँ चुना। आर्यन को इस पर ध्यान से विचार करना पड़ा जब वह वक्रों के माध्यम से पैंतरेबाजी कर रहा था। मैक्स एडम्स धीरे धीरे डामर हासिल कर रहा था। आर्यन ने बिना सोचे समझे पिट स्टॉप की प्रतिभा को खारिज कर दिया। असली दुविधा जागरूकता और चॉपिंग कौशल के बीच थी। उसने अपनी मानक ओवरटेकिंग कौशल वैल्यू पर भरोसा करने पर विचार किया, यह विश्वास करते हुए कि यह पर्याप्त होगा, जबकि उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जो एक व्यापक लाभ प्रदान करेंगे। आसमान में गरज की गड़गड़ाहट ने आर्यन के विचारों में घुसपैठ की, उसे उस सामान्य खतरे की याद दिलाई जिसका सभी ड्राइवर्स इस समय सामना कर रहे थे। ट्रैक अभी भी गीला था, खतरा अभी भी छिपा हुआ था, यद्यपि एक गलत चाल चली गई थी। आर्यन इसका जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने निश्चित रूप से ट्रैक जागरूकता का चयन किया ताकि वह फिसलन भरे ट्रैक की अपनी इंद्रियों को बढ़ा सके और सभी संभावित तरीकों से रेस खत्म करने से बच सके। इस कौशल के चुने जाने के साथ, उसने आगे की विश्वासघाती रॉयल स्पीड सर्किट स्थितियों को नेविगेट करने में अधिक सुरक्षित महसूस किया। इसके अलावा, उसकी नज़र में केवल एक ड्राइवर था, और चॉपिंग कौशल तभी काम करेंगे जब वह आगे होगा। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और अगला सजगता चुना। सजगता के अधिकतम होने के साथ, आर्यन जानता था कि वह किसी भी स्केड, स्वर्व या मामूली गलती को सहज रूप से ठीक कर सकता है, जिससे उसकी ओवरटेकिंग की संभावना बहुत बढ़ जाएगी।
मैक्स एजिलिटी के साथ मिलकर वह लगभग अजेय महसूस कर रहा था, जिससे किसी के लिए भी उसे रेस खत्म करने पर मजबूर करना लगभग असंभव हो गया था। अपने अंतिम कौशल के लिए आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के विशेष जागरूकता का चयन किया। वह इस बफ के कौशल पर पूर्ण प्रभाव का अनुभव करने के लिए उत्सुक था। विशेष जागरूकता के अपने चरम पर होने के साथ, उसके पास अपने डलारा के सभी कोनों से 4 मीटर के दायरे में सब कुछ का एक व्यापक बोध होगा, जिससे उसे अपने तत्काल परिवेश पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। आर्यन ने तर्क दिया कि चॉपिंग कौशल में से एक पर विशेष जागरूकता का विकल्प चुनने से कोई पछतावा नहीं होगा अगर एक चॉपिंग कौशल की रणनीति इच्छानुसार नहीं चली। उसने एक गहरी सांस ली और उस पर इसके तत्काल प्रभाव को स्वीकार किया। आर्यन की दृष्टि बादलों के धुंधले कोहरे में तेज हो गई। ट्रैक पहले की तरह खींचा और पंक्तिबद्ध था, इष्टतम लाइनों की सूक्ष्म बारीकियां उसके लिए उपलब्ध थीं। आर्यन पागल, असुरक्षित गति से स्ट्रेट पर तेजी से आगे बढ़ा, उसकी इंद्रियां ऐसी हो गईं जैसे वह किसी हार्ड ड्रग के प्रभाव में हो। वह बस आरोनसोन के नारंगी चेसिस के ऊपर मंडराते नंबर 1 से मिलना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। शॉन आरोनसोन शायद अपनी तीसरी लगातार जीपी का दावा करने और इस सीजन का रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आर्यन वर्मा हमेशा की तरह आग उगल रहा है, खुद को मैक्स एडम से पूरी तरह से दूर उड़ा रहा है और आरोनसोन तक पहुंचने के लिए खतरनाक रूप से जमीन खा रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जोखिम भरी रेसिंग आर्यन वर्मा ने आज खेल में डाल दी है। साहसी पैंतरेबाजी, आक्रामक ड्राइविंग और ओवरटेक, अगर यही जीत दिलाता है तो स्टीव, मुझे लगता है कि दूसरे सीख सकते हैं और हम इसे और अधिक बार देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, आगे बढ़ो, तुम सबसे तेज लैप का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हें वे 2 अंक भी चाहिए। तारांकन आर्यन स्ट्रैटवे से गुजरा, उसके इंजन की दहाड़ भीड़ की सामूहिक हॉर्न के साथ मिल रही थी। उसकी आंखें उसके डैशबोर्ड पर प्रदर्शित ट्रैक मैप पर गईं, जो स्थिति को इंगित करने वाली जीवंत रोशनी का एक धब्बा था। वह शॉन आरोनसोन पर तेजी से करीब आ रहा था, सामने की कार लगभग छूने की दूरी पर थी। उसके टायर फिसलन भरे डामर पर चीख रहे थे क्योंकि उसने उन्हें सीमा तक धकेल दिया था। उसका पैर अटल बल के साथ एक्सीलरेटर दबा रहा था। आगे का ट्रैक तेजी से मुड़ा और आर्यन के अधिकतम सजगता ने काम किया, जिससे उसे बिना पैडल से पैर उठाए मोड़ के माध्यम से ग्लाइड करने की अनुमति मिली। उसके विशेष जागरूकता ने उसके डलारा के आसपास के तत्काल परिवेश का एक ज्वलंत मानसिक नक्शा चित्रित किया, जिससे टर्न 1, 2 और 3 के माध्यम से उसके पैंतरेबाजी निर्दोष हो गए। ट्रैम्पोस रेसिंग के प्रशंसक उत्साह में फट पड़े जब आर्यन वर्मा की कार कैमरों के पास से गुजरी, आसानी से 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से। ऊपर गरज की गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी, स्टैंड से जय जयकार, गूंजती उद्घोषणा और उसके इंजन की गड़गड़ाहट को मुश्किल से छिपाते हुए। आर्यन के बढ़े हुए विशेष जागरूकता ने कुछ सूक्ष्म लेकिन जरूरी उठाया, उसकी कार के शरीर पर बारिश की हल्की एक बूंद। एक पल में, हल्की बूंदें अचानक बौछार में बदल गईं। बारिश की चादरें उसके वाइजर पर छिटक गईं और आगे के ट्रैक को धुंधला कर दिया। रॉयल स्पीड सर्किट तुरंत एक तूफान स्थल में बदल गया। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, बस ऐसे ही, आसमान खुल गया है और हम यहाँ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में एक पूर्ण गेम चेंजर देख रहे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन ट्रैक को पूरी तरह से नहीं देख सकता था, ठीक हर दूसरे ड्राइवर की तरह, लेकिन उसके सिस्टम ने फिर भी उसे चादर से ढके रॉयल स्पीड सर्किट पर गणना प्रदान की। उद्धरण चिन्ह। स्टीव, यह अविश्वसनीय है। एक पल ये सिर्फ मेघाच्छादित है और अब ये इतनी भारी बौछार, दृश्यता हर सेकंड कम हो रही है। तारांकन हम कैसे कर रहे हैं? बहुत घना, है ना? तारांकन, मैं संभाल सकता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आंखें आरोनसोन के रियर पर टिकी थीं, जो तूफान में लाल बत्तियां चमका रहा था। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर्स को नियंत्रण बनाए रखने के लिए हाथ पांव मारते हुए देखो। ये वह जगह है जहां कौशल और स्टील की नसें दावेदारों को ढोंगियों से अलग करती हैं। और आर्यन वर्मा अभी भी पैक लीडर की ओर चार्ज कर रहा है। आर्यन वर्मा ने शॉन आरोनसोन को अपने जबड़ों में पकड़ लिया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन फिर से भीड़ की जय जयकार नहीं सुन सका, भारी बारिश ने उन्हें डुबो दिया था। वह चाहता था कि वह उन्हें अपनी आवाज के शीर्ष पर चीखते हुए सुन सके जब वह आरोनसोन को पार कर गया। दिग्गज के साथ खींचते हुए आर्यन ने इतनी दूर तक पहुंचने के लिए खुद को एक जानने वाली सांस दी। आरोनसोन हैरान था, इसमें कोई शक नहीं, और वह टिके रहने के लिए दृढ़ था, लेकिन आर्यन के पास अधिक गति थी और वह सिंह बफ के साथ एक जानवर था। वे दोनों मोड़ से टकराए और आर्यन ने सहजता से आरोनसोन से पहले अपनी नाक अंदर डाल दी, आधिकारिक तौर पर तूफान में P1 का दावा किया। उस स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्मत्त रूप से प्रयास करते हुए जिसे उसने रखने के लिए संघर्ष किया था, आरोनसोन ने आर्यन के अपनी लाइन पूरी तरह से स्थापित करने से पहले काटने की कोशिश की।
लेकिन आर्यन की बढ़ी हुई गति ने केवल आरोनसोन को अपनी कार के फ्रंट विंग को आर्यन के रियर में जाम करने के लिए छोड़ दिया। तारांकन धिक्कार है। तारांकन तारांकन। और यह एक संपर्क है। आर्यन का रियर बाईं ओर फिसल गया, जो आरोनसोन के हताश संपर्क का परिणाम था। उसके हाथ में पहिया हिंसक रूप से काम गया जब उसने गीली जमीन पर ट्रैक्शन हासिल करने के लिए संघर्ष किया। सौभाग्य से आर्यन के लिए, उसके बढ़े हुए सजगता ने स्थिति को प्रबंधनीय बना दिया। उसने तेजी से ब्रेक लगाया, भारी बारिश के नीचे अपनी कार को रोक दिया। आरोनसोन, हालांकि, उतना भाग्यशाली नहीं था। उद्धरण चिन्ह। एक लंबी यात्रा के बाद, हैचक मोटरस्पोर्ट के शॉन आरोनसोन आज की रेस खत्म नहीं करेंगे। अविश्वसनीय। खुद मेजरनर के साथ एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद, आरोनसोन की कार संपर्क से बाहर हो गई, ट्रैक से फिसलकर रनऑफ क्षेत्र में चली गई। वह बाधाओं से बचने में कामयाब रहा, लेकिन रियर सस्पेंशन को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। आरोनसोन ने अपने कॉकपिट में शाप दिया, आर्यन के डिलारा को ड्रिफ्टिंग टायरों के साथ धीरे धीरे मुड़ते हुए देखते हुए फिर से शुरू करने से पहले। उसकी अपनी कार को फ्रंट सस्पेंशन में महत्वपूर्ण यांत्रिक विफलता का सामना करना पड़ा था। ट्रैक पर वापस आना कोई विकल्प नहीं था। आर्यन ने तुरंत P1 के अपने दावे का जश्न नहीं मनाया। उसकी आंखें धुंधले साइड मिरर पर गईं, आरोनसोन की फंसी हुई कार की एक झलक पकड़ते हुए। क्या मुझे दंडित किया जा रहा है? उसने रेडियो पर पूछा। तारांकन तारांकन। तारांकन 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 तारांकन। तारांकन 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 नहीं। तुम पूरी तरह से क्लियर हो। तुम पूरी तरह से क्लियर हो। सेफ्टी कार के बाहर निकलने से पहले एक अतिरिक्त लैप ले लो। ये बैग में है, चलो। तारांकन तारांकन 10 लैप्स बचे हैं। आर्यन ने सोचा, सेफ्टी कार के अपना काम करने के बाद बढ़त हासिल करते हुए एक गहरी सांस ली। यह आधिकारिक था, शॉन आरोनसोन भारत में रेस खत्म नहीं कर रहा था। और आर्यन को इसका हर सेकंड पसंद आया। 0% बारिश बूंदाबांदी में कम हो गई जब आर्यन ने अपने 60% परिचालन स्थिति पर एक नज़र डाली। उसके पास एक मजबूत बढ़त थी और वह कुछ भी इसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। वह वास्तव में अपनी पहली रेस जीतने जा रहा था, अपना पहला F2 ग्रैंड प्रिक्स। ये बहुत बड़ा है। तारांकन बॉक्स, वे कभी भी पकड़ नहीं सकते। तुम्हें ग्रिड पर शक्ति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। तारांकन तारांकन। आर्यन ने अंसल से अपने P1 के दावे के बारे में बात करने के बारे में सोचा, लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया। वह ये नहीं बता सकता था कि क्यों, ये बस सही नहीं लगा। आर्यन पिट लेन में तेजी से उतरा, जहां ट्रैम्पोस क्रू पहले से ही खुश था, उसकी आने वाली जीत के लिए तैयारी कर रहा था। थर्ड, रिंच, पैट, जूम। 12.5%। 41वां लैप चल रहा है। खुशी है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है, ट्रैक साफ है लेकिन अभी भी गीला है। कम से कम अब, हर कोई आर्यन वर्मा को अपनी पहली फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स का दावा करते हुए देख सकता है। वह अकेला है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह है। 15 सेकंड के अंतर से। अविश्वसनीय। P2 में मैक्स एडम्स 2 सेक्टर पीछे है। आर्यन वर्मा पर भारत में सभी की नजरें हैं, वह अंतिम लैप पर है। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पहली रेस जीत रॉयल स्पीड सर्किट पर होगी, जो मुंबई में स्थित है, वही जगह जहां उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण आधारित थे। उसकी मां निश्चित रूप से देख रही थी, और वह उसे ग्रिड पार करते हुए देखेगी। चेकर वाला झंडा लहराया, और लाल पहने हर प्रशंसक अपने पैरों पर था। उद्धरण चिन्ह। उसके लिए एक सहज फॉर्मूला 2 जीत। P8 से P1। आर्यन वर्मा ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 84, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5, पहली रेस जीत। मिस्टर ग्रांट व्यूइंग पोस्ट पर अपनी सीट पर जमे रहे, उनकी तेज नजरें ट्रैक पर टिकी थी जब आर्यन का लाल और काला डलारा फिनिश लाइन के पार दहाड़ता हुआ निकला। ग्रैंड स्टैंड से एक गगनभेदी जय जयकार उठी, ऊर्जा एक ज्वार की लहर की तरह अखाड़े में फैल गई जब दिन के विजेता ने अपनी महिमा का दावा किया। भीड़ की दहाड़ और ट्रैम्पोस क्रू से जश्न की हूटिंग के बीच, मिस्टर ग्रांट ने खुद को उत्साहपूर्वक ताली बजाते हुए पाया, पल के प्राणपोषक प्रवाह में खींच गया। आर्यन की कार अब हर धुंधले, तूफान ग्रे स्क्रीन पर हावी थी, जीत के अहंकार के साथ सहजता से ग्लाइड कर रही थी। उसने कॉकपिट से एक दस्ताने वाला हाथ उठाया, कोहरे से लदे 7वें स्टैंड में भरे प्रशंसकों के गरजते समुद्र को सलाम करते हुए। उनकी आवाजें, आराधना की एक कर्कश सिम्फनी, सर्किट के माध्यम से गूंज उठीं। उद्धरण चिन्ह। और मैक्स एडम्स P2 लेता है, 13 सेकंड पीछे। उद्घोषणा शायद ही मायने रखती थी। सभी की नजरें आर्यन वर्मा पर टिकी रहीं जब उसने एक इत्मीनान से विजय लैप शुरू किया, उसका हाथ भीड़ की आराधना की सुस्त स्वीकृति में लहरा रहा था। उद्धरण चिन्ह। कबीर मल्होत्रा ने फिर से अंसल हान को रोक दिया। ये बहरीन का दोहराव है जब वे लाइन पार करते हैं, मल्होत्रा तीसरा स्थान लेता है, हान चौथा खत्म करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह।
तारांकन तुम ही हो, तुमने कर दिखाया। तारांकन तारांकन आर्यन ने अपने हेलमेट के पीछे अपने होंठ काटे, उसकी खुशी सतह पर आ गई। एक साधारण लहर पर्याप्त नहीं थी, इस पल के लिए नहीं, उसकी पहली जीत के लिए नहीं। उसका उत्साह एक बांध टूटने की तरह बढ़ गया। चलो चलो। हाँ, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज उल्लास से कांप रही थी। रेडियो के दूसरे छोर से मिस्टर मोरिट्स ने कच्ची भावना के हर अंश को पकड़ा। तारांकन हमारी बढ़त है, तुमने हमारी बढ़त बनाए रखी। शानदार रेस आर्यन। तारांकन तारांकन आर्यन ने एक अंतिम इत्मीनान से लैप के बाद 7वें स्टैंड के पास अपनी कार को एक शांत ठहराव पर लाया। जैसे ही मैक्स एडम्स की कार स्पष्ट निराशा में फिसलती हुई गुजरी, आर्यन मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका, बेपरवाह। एक त्वरित कंधे उचकाते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और खुद को तपते कॉकपिट से बाहर निकाला। काटने वाली ठंड ने उसे तुरंत बधाई दी, कार के अंदर की गर्मी के विपरीत एक तेज विपरीत लाल पहने प्रशंसकों से एक गगनभेदी जय जयकार उठी जब आर्यन अपने वाहन के ऊपर खड़ा हुआ, अपनी जीत की महिमा में नहा रहा था। आर्यन ने मानसिक रूप से सिस्टम के संकेतों को खारिज कर दिया, उसके चमकते हुए संकेत उसके हेलमेट के डिस्प्ले के भीतर ही सीमित थे। वह इंतजार कर सकता था। ये पल, उसका पल, अविभाजित ध्यान का हकदार था। उद्घोषकों के उत्साहित पुनर्कथन हवा में भर गए, उसकी जीत की वास्तविकता को भीड़ की सामूहिक चेतना में गहराई से डुबोते हुए। मैंने ये कर दिखाया। आर्यन अपनी जलती हुई सिंगल सीटर से नीचे कूदा, उसके रेसिंग बूट्स के तलवे चिकने डामर पर बारिश के पानी के एक उथले पोखर में छप गए। उसने भीड़ के साथ जश्न मनाने की भीड़ महसूस की, लेकिन रॉयल स्पीड सर्किट जॉर्ज पार्क जैसा कुछ भी नहीं था, ये सचमुच विपरीत था। यहाँ ग्रैंडस्टैंड ट्रैक से बहुत दूर स्थापित किए गए थे, जो सजे धजे हरियाली और सजावटी पौधों की पंक्तियों से घिरे थे। वह बस इतना कर सकता था कि हाथ हिलाए, दर्शकों के समुद्र को स्कैन करते हुए अपनी मां को उनमें से एक को खोजने के व्यर्थ प्रयास में। भीड़ अपने लाल ड्रेस कोड में एकीकृत रंग का एक व्यापक धब्बा बना रही थी जिसने किसी एक का चेहरा खोजना असंभव बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यह बहुत अच्छी तरह से उनका सीजन हो सकता है। आर्यन वर्मा ट्रैम्पोस के लिए 27 अंक सुरक्षित करता है, उनकी बढ़त को मजबूत करता है और उन्हें ब्रेक में जाने के लिए एक स्पष्ट लाभ देता है। हालांकि ये हैचक मोटरस्पोर्ट के लिए एक अलग कहानी है। रॉयल स्पीड सर्किट नारंगी में निराश प्रशंसकों से भरा हुआ है क्योंकि शॉन आरोनसन आज के विजेता आर्यन वर्मा के साथ फ्रंट टू रियर टक्कर के बाद इंडियन ग्रैंड प्रिक्स खत्म करने में विफल रहा। जॉन, ये निश्चित रूप से उनकी चैंपियनशिप की उम्मीदों पर एक सेंध लगाता है, क्या आप सहमत नहीं होंगे? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, स्टीव, मैं बहुत सहमत हूँ, और पिछले परिणामों से इस स्तर पर वापसी की संभावना नहीं लगती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्पर्धा भयंकर और अप्रत्याशित बना रहेगा। फॉर्मूला 2 फीड सीरीज आधिकारिक तौर पर अपने मध्य सीजन अंतराल पर पहुंच गई है, दोस्तों। हम जून में वापस आएंगे, जहां हर महत्वपूर्ण अंक के लिए ड्राइवर्स के लड़ने के साथ तीव्रता एक बार फिर बढ़ जाएगी। तब तक अधिक अपडेट और हाइलाइट्स के लिए बने रहें क्योंकि हम रेसिंग एक्शन की वापसी की तैयारी कर रहे हैं। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया, एड्रेनालाइन अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहा था जब उसकी नजरें जयकार करने वाली जनता पर घूमी। माहौल बिजली जैसा था, लेकिन आर्यन यह नहीं बता सकता था कि यह उसका नाम स्टैंड्स के माध्यम से गूंज रहा था या सिर्फ भीड़ का सामूहिक उत्साह था। उसने खुद को पल में बह जाने दिया, वास्तविकता के आने से पहले संक्षेप में जीत का स्वाद चखते हुए। मुड़कर उसकी नजरें एक परिचित आकृति पर पड़ी जो उसकी ओर चल रही थी। अंसल, उसका टीममेट, धुंधली हवा के माध्यम से उद्देश्य के साथ चला। दुबला, एथलेटिक काया अचूक था, उसके तेज फीचर्स उसके हेलमेट वाइजर की चमक से घिरे हुए थे। आर्यन अंसल के जबड़े के सेट और उसके आसन के सामान्य से थोड़ा सख्त होने के तरीके से बता सकता था कि वह अपने P4 फिनिश से पूरी तरह से खुश नहीं था। अंसल में जलने वाली प्रतिस्पर्धी आग कभी भी आसानी से नहीं बुझती थी, लेकिन आर्यन को यह देखकर राहत मिली कि वह वैसे भी आ रहा था। आर्यन जानता था कि उनकी भयंकर ऑन ट्रैक लड़ाई के बावजूद वे दिन के अंत में टीममेट्स थे। ये ट्रैम्पोस के लिए एक जीत थी, और इसका मतलब उन दोनों के लिए एक जीत थी। कम से कम आर्यन को उम्मीद थी कि अंसल इसे ऐसे ही देखेगा। उसने बस उम्मीद की कि अल्पकालिक लड़ाई ट्रैक पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, और बस इतना ही। हम आज प्रतिद्वंद्वी थे, है ना? अंसल की आवाज, दबी हुई लेकिन अच्छे स्वभाव वाली, उसके हेलमेट से छनकर आई। उसने अपनी बाहें फैलाईं, आर्यन को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया। हाँ, बस थोड़ा सा, आर्यन ने जवाब दिया, अपना हेलमेट उतारते हुए। एक मुस्कान उसके होठों पर खींच गई जब उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। आगे बढ़ते हुए, उसने अपने टीममेट को पीठ पर एक जोरदार थपकी के साथ गले लगाया।
बधाई हो, शुक्रिया यार। उन्होंने कुछ और शब्द बदले, उनका संक्षिप्त उत्सव हल्की फुल्की बातों से भरा था, इससे पहले कि उनके लीड टीम इंजीनियर, मिस्टर मोरित्स की आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। वह पिट क्रू के साथ पहुंचे, उनके चेहरे गर्व और राहत से भरे हुए थे। तुमने कर दिखाया, आर्यन। हमें ठीक यही चाहिए था, मिस्टर मोरित्स ने चिल्लाया, आर्यन को पीठ पर थपथपाते हुए। आर्यन का हेलमेट उसकी पकड़ में भारी महसूस हुआ जब वह उनका सामना करने के लिए मुड़ा। बेतहाशा मुस्कुराते हुए, उसने अपने नम बालों में एक हाथ फेरा, दूरी में तैयार हो रहे पोडियम की एक झलक पकड़ते हुए। इससे पहले कि वह बोल पाता, मैकॉले ने उसके हाथ में पानी की एक ठंडी बोतल थमा दी। क्रू उसके और अंसल के चारों ओर भीड़ लगा गया, हंसी और चिल्लाहट हवा में भर गई। पानी चारों ओर छलक गया क्योंकि कुछ लोगों ने शरारत से एक दूसरे को भिगो दिया, जिससे आर्यन हंसा जब बूंदें उसकी गर्दन पर पड़ी। ग्रैंड स्टैंड से शोर रॉयल स्पीड सर्किट के माध्यम से एक लयबद्ध जाप में बदल गया। आर्यन, अंसल और टीम अपने गैराज में लौट आए, जहां उनके तत्काल उत्सव और पानी के छींटे के साथ जारी रहे। अच्छा काम, आर्यन, मिस्टर ग्रांट ने टीम के गैराज में गहराई से प्रवेश करते ही कहा। यह उससे कहीं ज्यादा परिणाम था जिसकी मैं मांग कर सकता था। तुमने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, सर, मुझे खुशी है कि मैं आपको गौरवान्वित कर सका। क्या आर्यन वर्मा कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस क्षेत्र में अपना रास्ता बना सकता है? एक महासंघ अधिकारी ने उनके पैडॉक के बाहर से बुलाया। आर्यन वर्मा कहाँ है? आर्यन वर्मा कहाँ है? ओह, वह वहाँ है। ट्रैम्पोस क्रू ने एक साथ मजाक किया, आर्यन को पैडॉक से बाहर धकेल दिया। आर्यन ने जल्दी से अपना हेलमेट एक मैकेनिक को सौंप दिया और अधिकारी के पास अपना रास्ता बनाया, अपनी पीठ पर और थप्पड़ों से बचने की कोशिश करते हुए। उसने धुंधले लेकिन जीवंत माहौल में अधिकारी का पीछा किया, रेटोना के पैडॉक से गुजरते हुए, जहां इलेक्ट्रिक वाइप चिंगारी नहीं लगती थी। ओलिवर क्रिस्टेंसन P7 पर समाप्त हुआ, एक सामान्य स्थिति जिसके चारों ओर वह हमेशा मंडराता रहता था। आर्यन प्रेस क्षेत्र की ओर जाने वाली सुरंग में दाखिल हुआ। महासंघ अधिकारी अचानक गायब हो गया, उसे भीड़ भरे फोटोग्राफरों और चकाचौंध करने वाली कैमरा लाइट्स के प्रकोप का सामना करने के लिए छोड़ दिया। कृपया इस तरफ, आर्यन, एक युवा सहायक ने बुलाया, उसे एक शांत कोने में ले जाने के लिए हाथ हिलाते हुए जहां एक अस्थायी प्रेस क्षेत्र स्थापित किया गया था। आर्यन ने सिर हिलाया, कैमरा फ्लैश की चकाचौंध के खिलाफ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जब वह आगे बढ़ा। प्रेस क्षेत्र पत्रकारों और चमकीली रोशनी से गुलजार था ताकि उसकी सभी विशेषताओं को उजागर किया जा सके। आर्यन धीरे धीरे इसकी आदत डाल रहा था जब मेहरा ने उसे प्रेस के सवालों को कैसे संभालना है, ये सिखाया था। सीजन के अंतराल से पहले अपनी जीत पर बधाई, आर्यन, एक महिला रिपोर्टर ने कहा, अपना माइक उसकी ओर बढ़ाते हुए। तुम भीगे हुए हो, और बारिश से नहीं बल्कि अपनी टीम के जश्न से। क्या ये जीत तुम्हारे और टीम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी? आर्यन ने अपनी सांस स्थिर की, कबीर मल्होत्रा को अपने टीम प्रिंसिपल के साथ गुजरते हुए एक झलक पकड़ी। उसने जवाब देने से पहले एक पल लिया। इस जीत ने निश्चित रूप से तालिका पर हमारी बढ़त को मजबूत किया। ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है, उसने कहा, अपना लहजा शांत रखते हुए। हम इसे जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है? हाँ, श्योर। चलो शॉन आरोनसन के साथ देर से हुई घटना पर बात करते हैं। उसके डीएनएफ पर तुम्हारा क्या कहना है? कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए था। आर्यन ने अपने होंठ एक साथ दबाए। आरोनसन की गलती थी, और स्टीवर्ड्स ने अपना फैसला सुनाया था। अब इसे क्यों खोदना? उसने सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर देखा, आरोनसन को अंदर कदम रखते हुए देखा, उसकी नजरें पहले से ही आर्यन पर टिकी थीं। मेरे पास लगभग 20 सेकंड की बढ़त थी। भले ही कोई पेनल्टी होती, इससे बहुत कुछ नहीं बदलता, है ना? आर्यन ने कहा। आरोनसन का भाव गहरा हो गया, और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली जब एक टीममेट ने उसे तनावपूर्ण क्षण से दूर खींचने की कोशिश की। उस बढ़त के बारे में, आर्यन। क्या तुम कैमरे को देख सकते हो? रिपोर्टर ने कहा, उसका ध्यान वापस खींचते हुए। आर्यन ने अनिच्छा से आरोनसन से अपनी नजरें हटाकर अगले सवाल को सुना। तुम्हारी उस बढ़त के बारे में, उन अंतिम लैप्स में तुम्हारे आसपास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? आर्यन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, कंधे उचकाते हुए। यह असली जैसा महसूस हो रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपनी पहली रेस जीतने वाला हूं, उसने जवाब दिया, आंखें वापस आरोनसन पर स्थानांतरित करते हुए, जो अभी भी अपनी जगह पर जड़ था। और क्या तुम्हें लगता है कि ट्रैम्पोस रेसिंग के आर्यन वर्मा के लिए और जीतें आने वाली हैं? हाँ, आर्यन ने कहा, आरोनसन की नजरों को पकड़े हुए, बिना पलक झपकाए। तुम क्या देख रहे हो? आरोनसन की आवाज सुरंग के माध्यम से गूंज उठी, अराजक हलचल को रोकते हुए। सिर मुड़े जब हैचक मोटरस्पोर्ट ड्राइवर ने आर्यन की ओर तेजी से इशारा किया। तुम क्या घूर रहे हो, हैं? आर्यन ने भौहें चढ़ाईं, इसे एक कंधे उचकाते हुए और अपने कंधे पर एक नजर डालते हुए, जैसे कि भ्रमित हो। तुम कमीने भोले मत बनो।
आरोनसन ने चिल्लाया, एक कदम और करीब आते हुए। मिस्टर आरोनसन, कृपया रुकिए, आपका साक्षात्कार आने वाला है, रिपोर्टर ने हस्तक्षेप किया, जबकि आरोनसन के क्रू ने उसे वापस पकड़ने के लिए संघर्ष किया। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक विवाद में फंस गया है। आराम से, दोस्त, मैं तुम्हें देख भी नहीं रहा था, उसने शांति से कहा जब सुरक्षा उसके और आते F2 दिग्गज के बीच एक बाधा बनाने के लिए दौड़ी। आरोनसन ने घूरा, फर्श पर थूकते हुए। कैमरे मुझ पर रखो, उसने गुर्राया, अपनी छाती पीटते हुए। वह एक खतरा है, एक कीट है, और अगर कोई उससे नहीं निपटता है, तो मैं निपटूंगा। और सुरक्षा स्टाफ अंदर आ गया क्योंकि हंगामा बढ़ गया, सुरंग एक उन्मत्त दृश्य में बदल गई। ट्रैम्पोस टीम आर्यन की तरफ दिखाई दी, उसे पीछे हटाते हुए जब आरोनसन को जबरन दूर ले जाया गया। क्या हुआ? मिस्टर मोरिट्स ने पूछा, भीड़ भरे सुरंग के चारों ओर देखते हुए। वह बस निराश है कि उसने खत्म नहीं किया, आर्यन ने कहा, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। एक रिपोर्टर ने अभी अभी जो हुआ उसके बारे में और सवालों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मोरिट्स ने हस्तक्षेप किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे ड्राइवर को एक पोडियम में शामिल होना है, उसने कहा, आर्यन को फर्स्ट सेक्शन की ओर ले जाते हुए जहां पोडियम इंतजार कर रहा था। सुरंग भले ही अराजक रही हो, लेकिन ये ग्रैंड स्टैंड्स में कोलाहल की तुलना में कुछ भी नहीं था जब आर्यन, मैक्स और कबीर पोडियम समारोह के लिए बाहर निकले। भीड़, चिल्लाहट और नारों का एक बवंडर थी। पहले का सुरंग टकराव अब बड़ी स्क्रीन पर लूप कर रहा था और ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा था। राय एक दहाड़ में टकराई, कुछ आर्यन के लिए जयकार कर रहे थे, अन्य लोग नुकीले ताने के साथ आरोनसन का नाम पुकार रहे थे। आर्यन ने अपना भाव तटस्थ रखा, हालांकि उसकी नाड़ी अभी भी कुछ क्षण पहले के तनाव से धड़क रही थी। वह आत्मविश्वास के साथ पोडियम की सीढ़ियों पर चढ़ गया, कुछ भी अपनी पहली रेस जीत की खुशी को कम नहीं करने के लिए दृढ़ था। फर्स्ट पोजीशन, आर्यन वर्मा। आर्यन ने उत्साहपूर्वक भीड़ को हाथ हिलाया जब मैक्स एडम्स और कबीर मल्होत्रा को क्रमशः P2 और P3 के लिए बुलाया गया। जय जयकार तेज हो गई, माहौल उत्सव से बिजली जैसा था। भारतीय राष्ट्रगान बजने लगा, जिसके साथ फर्स्ट स्टैंड के चारों कोनों पर भारतीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रगान से परिचित, आर्यन ने आत्मविश्वास से साथ गाया। जैसे ही राष्ट्रगान समाप्त हुआ, आर्यन अपनी ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। भीड़ एक बार फिर फट पड़ी, तालियों, जयकारों और पहले के नाटक से कुछ बची हुई चिल्लाहट का मिश्रण। उसने ट्रॉफी को ऊंचा उठाया, अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम, अपने परिवार और अपने समर्थकों के लिए। पोडियम के शीर्ष चरण पर खड़े होकर आर्यन को गहरी संतुष्टि की भावना महसूस हुई। उसने अपनी दाईं ओर कबीर को देखा, जिसने हमेशा उसकी क्षमताओं पर संदेह किया था और अब P3 पर उसके नीचे था। उसने अपने स्कूल के साथियों को इस पल को देखते हुए कल्पना की, या तो अपने घरों से या संभवतः ग्रैंड स्टैंड्स में गरजती भीड़ के बीच। वे इतिहास देख रहे थे। आर्यन वर्मा, रॉयल स्पीड सर्किट में पहली बार आधिकारिक F2 ट्रॉफी का दावा कर रहा था। एपिसोड 85, शाम आगे बढ़ती है। लंदन में शाम के 4:30 बज रहे थे, और रॉयल स्पीड सर्किट अभी तक खाली नहीं हुआ था। प्रशंसक अभी भी म्यूट परिवेश को भर रहे थे, जैसे कि अगले दिन के फॉर्मूला 1 एक्शन का इंतजार कर रहे हों। कुछ टीमें अभी भी बाहर नहीं निकली थीं, जिससे स्थान भीड़भाड़ वाला और गतिविधि से गुलजार था। मौसम उत्पादक बना रहा। पोडियम समारोह के तुरंत बाद हल्की बारिश की बौछार हुई। बूंदाबांदी रुक गई और छिटपुट क्षणों में फिर से शुरू हो गई, और अब ये हल्की गिर रही थी जब ट्रैम्पोस रेसिंग रॉयल स्पीड सर्किट से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। फुलहम वापस जा रही थी जहां उनका सामान्य अस्थायी निवास था। गैराज के अंदर गहराई में, आर्यन चेंजिंग रूम में बैठा था, अपने नम रेसिंग सूट को उतारकर अधिक सामान्य पोशाक, अपने कस्टम निर्मित ट्रैम्पोस ट्रैक सूट में बदल रहा था। उसने अपने स्नीकर्स पहनते समय अपने कान से फोन लगाया हुआ था, सारा से बात कर रहा था। उसने सारा को बताया कि वह उस शाम उससे और मेहरा से नहीं मिल पाएगा क्योंकि टीम की एक इंडोर पार्टी थी। उसने उसे ये भी कहा कि वह कल सुबह बहुत जल्दी उसे लेने आए। जब सारा ने उसकी सभी योजनाओं को स्वीकार कर लिया, तो आर्यन ने अपना फोन गिरा दिया और खुद को ठीक से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक तौलिया पकड़कर, उसने अपने चेहरे और गर्दन से पसीने और बारिश के बचे हुए अवशेषों को पोंछा, फिर एक ताज़ा सफ़ेद टी शर्ट पहनी। फिर उसने अपने ग्रे और लाल ट्रैम्पोस रेसिंग ट्रैक सूट के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पहना और आधा जिप किया। उसके ग्रे स्नीकर्स उसके पीछे आए, एक आरामदायक फिट के लिए कसकर बंधे हुए। आर्यन ने अपनी नसों को शांत करने के लिए एक पल लिया, अपने नम, उलझे हुए बालों को कुछ और प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित किया। उसने संक्षेप में रुका, गहरी सांस ली, और चुपचाप कहा, सिस्टम प्रदर्शन। बधाई, आर्यन ने फुसफुसाया, तेजी से अपने हाल के संकेतों पर नेविगेट करते हुए। संकेत उस क्षण फिर से प्रकट हुआ जब आर्यन ने उसे चुना। उसने संक्षेप में रुका, उसकी उंगली मंडराती रही, इससे पहले कि वह निर्णायक रूप से हाथ दबाए। उसकी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा ने उसे अपने सिस्टम के साथ यह अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है,
मुझे बताओ कि यह सब क्या है, उसने कहा, बढ़ती साजिश के साथ बेंच के खिलाफ वापस झुकते हुए। आर्यन ने व्यंग्यात्मक रूप से सिर हिलाया। ओह, ठीक है। अच्छा, आर्यन ने बुदबुदाया, पहले से ही विचार कर रहा था कि यह उसे प्री रेस सेटअप के दौरान, या यहाँ तक कि एक रेस में बेहतर बढ़त कैसे दे सकता है। सब कुछ में से, तुम मुझे वह देते हो, आर्यन ने एक आह के साथ सोचा। उन्नत बंडल शुरुआती बंडल से मध्यवर्ती बंडल के अंतर की तुलना में विशेष रूप से अभूतपूर्व नहीं लग रहा था। क्या मैंने कभी संकेतों के बारे में शिकायत भी की है? उसने पूछा, अनिश्चित कि क्या उसने कुछ समय पहले इसके बारे में शिकायत करना नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है, अब ये प्रामाणिक लगता है। आर्यन खुशी से गूंज उठा। क्या आप समझाएंगे? ये बहुत बेहतर है। अद्भुत। वास्तव में, ये वास्तव में मेरी मदद करेगा, खासकर अब जब मेरे पास एक पोल पोजीशन है। वाह, मेरे पास आराम करने का भी समय नहीं है ना? उसने विचारपूर्वक अपने होंठ काटे। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी के लिए, मुझे मेरा स्टेटस दिखाओ। आर्यन ने अपनी आंखें चौड़ी की। ये काफी ऊंचाई थी जिस पर उसका सिस्टम उसे धकेल रहा था। F2 चैंपियनशिप वह थी जिसे उसे पेशेवर बंडल में जाने के लिए जीतना था। एक गहरी सांस लेते हुए, उसने मिशन को स्वीकार किया। ऐसा नहीं था कि चैंपियनशिप जीतना उसका लक्ष्य नहीं था, लेकिन सिस्टम के पास हर चीज को बढ़ाने का एक तरीका था। उसके पास एक अच्छा मौका था, और आर्यन खुद को अंतिम ट्रॉफी के लिए एक भयंकर प्रतियोगी कह सकता था। उसने अपने बैग पर एक नज़र डाली, जहां आज की ट्रॉफी बड़े करीने से पैक की गई थी, उसकी प्रगति के प्रतीक के रूप में चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान फैल गई। आर्यन ने अपनी थोड़ी सहलाई, विचारपूर्वक सिर हिलाते हुए। प्रगति है, उसने जोर से बुदबुदाया। आते हुए कदमों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, और उसने तुरंत परिचित, जानबूझकर की गति को पहचान लिया। अंसल व्यूइंग पोस्ट से प्रकट हुआ, पहले से ही अपने सूट से बदलकर और बाहर जाने के लिए तैयार था। उसने आर्यन की तरह एक ट्रैम्पोस ट्रैकसूट पहना था, लेकिन रंग उल्टे थे। अंसल की पोशाक में अधिक लाल था, जबकि आर्यन के पास प्रमुख ग्रे था। दो और लोग कमरे में अंसल के पीछे आए, हास और विक्रम। हास ने ट्रैकसूट का एक काला और लाल संस्करण पहना था, जबकि विक्रम का लाल और काला था। आर्यन उनकी पोशाक के साफ सुथरे समन्वय की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या हाल है, दोस्तों? आर्यन ने अभिवादन किया, अपने सामने इकट्ठे टीम ड्राइवर्स पर एक नजर डालते हुए। हास ने कंधे उचकाए, उसका बैग एक कंधे पर लटका हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं, बस विक के साथ बस में जा रहा हूं, उसने जवाब दिया, विक्रम की ओर सिर हिलाते हुए। मैं थोड़ी देर में वहां होऊंगा, अंसल ने बुदबुदाया, अपने बालों पर एक हेड वॉर्मर खींचते हुए फिर अपने बैग में खुदाई करने से पहले। हास ने सिर हिलाया और आर्यन को देखा, एक भौं उठाते हुए। ओह, मैं हान का इंतजार करूंगा, आर्यन ने जल्दी से कहा। ठीक है, हास ने एक हल्की लहर के साथ जवाब दिया, इससे पहले कि वह और विक्रम गैराज से बाहर निकल गए, उनके कदमों की आहट गलियारे में फीकी पड़ गई। आर्यन की आंखें वापस अंसल पर चली गईं, जो एक बेंच पर बैठ गया था, अनुपस्थित मन से अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ रहा था। आर्यन की भौहें तन गईं जब उसने देखा कि अंसल ने अपने बैग से कुछ भी नहीं निकाला है। आर्यन के पेट में एक परिचित भावना उठी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अंसल ने चुप्पी तोड़ी। तुम उनके पीछे क्यों नहीं गए, है ना? अंसल ने पूछा, उसकी आवाज लॉकरों से थोड़ी गूंज रही थी। आर्यन हंसी में फूट पड़ा, अपनी हथेली अपने घुटने पर मारते हुए। तुम्हारे बारे में क्या? उसने हंसा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें उनका इंतजार करते हुए नोटिस नहीं किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंसल ने समर्पण में अपने हाथ उठाए। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। लेकिन कम से कम तुम्हें उनके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। ये ठीक था जब संतुलन मेरे नीचे और उनके ऊपर तख्ते के साथ झुका हुआ था। अब तुमने इसे बराबर कर दिया है, अंसल ने कहा। तुम समझे? मैं समझता हूं। अंसल ने गहरी सांस छोड़ी जब वह खड़ा हुआ, अपने बैग को पकड़ते हुए और अपने पैर फैलाते हुए। हमें जल्द ही बाहर निकलना होगा। मैं यहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकता। भारत बस मेरे लिए नहीं है, उसने बुदबुदाया। आर्यन ने अपने बैग को जिप करने से पहले अपनी ट्रॉफी पर एक आखिरी नजर डाली। वह खड़ा हुआ, एक हाथ में फोन, दूसरे में बैग। क्यों? उसने पूछा, अपना सिर झुकाते हुए। क्या यह मौसम है? लहजे, वे सूची में हैं। अगर मौसम खराब रहता है, तो तुम शायद और भी लंबे समय तक रह जाओगे, आर्यन ने एक मुस्कान के साथ कहा। मुझे कंपनी मिल जाएगी। रात के खाने के बारे में क्या? मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा। अंसल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, एक आकस्मिक मुस्कान उसके होठों पर खींच गई। जरूर, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, आर्यन ने उसे रोक दिया। और मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगा। अंसल की भौहें भ्रम में तन गईं। पृष्ठभूमि में टीम के फेरबदल और खड़खड़ाहट की आवाज ने उस पल में शोर की एक परत जोड़ दी। तुम्हारा मतलब तुम्हारी माँ और बहन से है?
जिनका तुमने उल्लेख किया है। हाँ, ठीक है, आर्यन ने जवाब दिया, उसकी आंखें अंसल पर टिक गईं। कल शाम 6 बजे मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। अंसल के लिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा प्रस्ताव दे रहा है। अगर उसने उसके परिवार के साथ भोजन किया तो उनकी दोस्ती निश्चित रूप से पक्की हो जाएगी, ऐसा ही होता है। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, अचानक उत्सुक हो गया कि आर्यन जैसा सुसंस्कृत लड़का किस तरह के घर में बड़ा हुआ है। चियर्स यार, कोई समस्या नहीं, अंसल ने जवाब दिया जब वे शांत शाम की हवा में बाहर निकले, उनके बालों को लहराते हुए। तुम्हारी माँ खाना बनाती है ना? हाँ। क्यों? मुझे बस घर का बना खाना ज्यादा पसंद है। एपिसोड 86। एक पल के लिए घर। सुबह 8 बजे आर्यन ट्रेनिंग सुविधा से बाहर निकला। उसने अभी अभी अपना दैनिक रूटीन और एक शुरुआती दैनिक कार्य संकेत पूरा किया था। आसमान काले बादलों का एक कैनवास था और बारिश की चादरें इमारत के खिलाफ बरस रही थीं। एक लयबद्ध ढोल बना रही थी जिसने हवा को एक स्थिर गुनगुनाहट से भर दिया। अंदर क्रू नाश्ते की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ। आर्यन संक्षेप में उनके साथ शामिल हुआ, एक गर्म हार्दिक भोजन का स्वाद चखते हुए, जबकि बारिश के कारण जानबूझकर अपने तरल पदार्थों के सेवन को सीमित कर रहा था। बाहर की भारी बारिश ने आरामदायक माहौल को बढ़ा दिया, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे ध्वनि के एक कोकून में लिपटे हुए हैं। उसने टीम के साथ विदाई का आदान प्रदान किया, अंसल को शाम के लिए उनके रात के खाने की योजना की याद दिलाते हुए जब उसने अपना बैकपैक और डफेल बैग पकड़ा, उसी ट्रैक सूट में। अंसल से स्वीकृति की एक सहमति के साथ आर्यन जाने के लिए मुड़ा। हाथ में छाता लिए वह उस छतरी वाले रैंप के नीचे बाहर निकला जो सुविधा को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ता था। बारिश धातु के शामियाने पर बरस रही थी, शोर तेज और लयबद्ध था। प्रवेश द्वार पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोला और आर्यन ने बौछार में कदम रखने से पहले धन्यवाद की एक त्वरित सहमति दी। आर्यन ने तुरंत सारा की कार को दूर के छोर पर खड़े देखा जिसकी हेडलाइट्स बारिश की धुंध में हल्की चमक रही थीं। फिर उसने बौछार के माध्यम से नेविगेट किया जब तक कि वह कार तक नहीं पहुंच गया, अपने बैग को पीछे की सीट पर फेंकने से पहले यात्री सीट में फिसल गया। सुप्रभात मिस्टर चैंपियन, सारा ने कहा जब आर्यन बैठ गया, अपनी आस्तीन से चिपकी ठंडी बूंदों को झाड़ते हुए। आर्यन मुस्कुराने में कामयाब रहा। मुझे हर दिन ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन मैं इसे ले लूंगा, क्यों नहीं? मुझे तुम पर बहुत गर्व था, सारा ने जारी रखा, कार को रिवर्स में डालते हुए। मैं ही थी जिसने तुम्हारे नाम का जाप शुरू किया था। सच में? हाँ, उसने जवाब दिया, एक सटीक एल टर्न के साथ कार को पार्किंग स्थल से बाहर निकालते हुए। तो हम तुम्हारे परिवार के घर जा रहे हैं, है ना? उसकी आंखें संक्षेप में उस नोटपैड पर गईं जिस पर पता उसकी साफ लिखावट में लिखा हुआ था, फिर सड़क पर वापस आ गईं। आर्यन ने सिर हिलाया जब वे मुख्य सड़क पर आए। वे वास्तव में उसके परिवार के घर जा रहे थे, लेकिन उस धूल भरे, चरमराहट वाले, पुराने भवन में नहीं, जिसमें उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया था। नहीं, उसने ये सुनिश्चित किया था कि वे दिन पीछे छूट गए हैं। जैसे ही उसने कमाना शुरू किया, उसने सबसे पहले अपनी मां को एक बेहतर जगह खोजने का आदेश दिया। अब वे बांद्रा में एक आकर्षक आधुनिक टाउनहाउस में रहते थे। आर्यन ने पहले भी इस मोहल्ले के बारे में सुना था, इसकी पत्तों वाली सड़कों के बारे में जाना था जो छतों, विचित्र कैफे और समुदाय की भावना से पंक्तिबद्ध थी जो सुरक्षित और स्वागत योग्य महसूस होती थी। यह अभी भी रिया के स्कूल के करीब था और एक बस उस सेवा को प्रदान कर सकती थी। आर्यन ने आह भरी और अपना फोन निकाला, उसका दिमाग वापस अपने रेसिंग करियर में चला गया। उसने अभी अभी इस सीजन का फॉर्मूला 2 का छठा राउंड जीता था और अब वे आधिकारिक तौर पर मध्य सीजन में थे जो 1 महीने या उससे अधिक समय तक चलेगा। आर्यन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ट्रैम्पोस अभी भी शीर्ष पर था। यह उसे व्यक्तिगत प्रयास और सफलता पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि टीम सामान्य रूप से जीत की ओर बढ़ रही थी। निश्चित होने के लिए उसने अंकों के अंतर का अनुमान लगाने के लिए चैंपियनशिप की टीम की स्टैंडिंग को देखा। अस्थायी टीमें चैंपियनशिप स्टैंडिंग और देखें के लिए स्क्रॉल करें। पोजीशन टीम अंक योजक चिन्ह 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 1 ट्रैम्पोस रेसिंग 181। 2 बुसोनो वेलोसिटा जूनियर 148। 3 स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर 98। 4 हैचक मोटरस्पोर्ट 92। 5 रेटोना रेसिंग 38। बुसोनो वेलोसिटा जूनियर से 33 अंक का अंतर अभी भी पर्याप्त नहीं था। अगर एक रेस आर्यन और अंसल के लिए आपदा का कारण बनती, तो मैक्स एडम्स और दानी वाडिया निश्चित रूप से शीर्ष पर दावा करते।
बारीकी से देखते हुए आर्यन ने तालिका में एक बदलाव देखा। उसने पाया कि स्क्वाड्रा कोर्स जूनियर तीसरे स्थान पर पहुंच गया था, जिसने एचएम को 6 अंक से हटा दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आरोनसन इतना पागल और निराश था, आर्यन ने एक मुस्कान के साथ सोचा, रॉयल स्पीड सर्किट में आरोनसन के पहले के दुर्भाग्य को याद करते हुए। डीएनएफ ने वास्तव में उसकी चैंपियनशिप जीतने की संभावनाओं को कम कर दिया था और यहां तक कि आर्यन भी केवल आंकड़ों को घूरकर तनाव महसूस कर सकता था। ये सोचकर कि इसने खिलाड़ी स्टैंडिंग को कितना प्रभावित किया है, आर्यन उस हिस्से में गया। अस्थायी खिलाड़ी चैंपियनशिप स्टैंडिंग और देखें के लिए स्क्रॉल करें। पोजीशन टीम अंक योजक चिन्ह 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 1 मैक्स एडम्स 109 2 अंसल हान 107 3 कबीर मल्होत्रा 82 4 शॉन आरोनसन 80 5 आर्यन वर्मा 72 आर्यन के गले में एक गांठ बन गई जब उसने अपनी स्थिति को घूरा। उसकी 2 रेस की अनुपस्थिति ने वास्तव में उसके अंकों पर एक क्रूर तोल लिया था, जिससे उसके और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच का अंतर बढ़ गया था। यहां तक कि आरोनसन, जिसने डीएनएफ का सामना किया था, ने उसे एक उचित बढ़त के साथ पार कर लिया था। आर्यन ने आह भरी और अपना फोन बंद कर दिया, उस गैप को जल्द से जल्द बंद करने के लिए दृढ़ था। उसने पीछे की सीट पर अपने बैग पर एक नज़र डाली, जहां उसका बैग था। काश उसने कार में प्रवेश करने से पहले अपना म्यूजिक प्लेयर निकाल लिया होता। एक गहरी सांस लेते हुए वह यात्री सीट के आराम से बैठ गया, क्योंकि मुंबई की परिचित सड़कें गीले ग्रे और ईंट के अग्रभागों के कोहरे में लुढ़क गईं। विंडशील्ड के खिलाफ बारिश की लयबद्ध थपथपाहट ने एक सुखदायक पृष्ठभूमि बनाई, जो केवल गुजरती कारों की सामयिक सरसराहट और इंजन की स्थिर गुनगुनाहट से टूट गई। ये लगभग 30 मिनट की ड्राइव थी और आर्यन ने अपने फ़ोन पर अपना सरल कैंडी मैचिंग गेम खेलकर और विभिन्न ऐप्स के माध्यम से लापरवाही से ब्राउज करके खुद को व्यस्त रखा। हाथ में फ़ोन होने के बावजूद उसने अपनी मां को फ़ोन करने से परहेज किया। आज रविवार था और उसे विश्वास था कि वह घर पर होगी। सबसे अधिक संभावना है कि वह रिया के साथ एक शांतिपूर्ण दिन का आनंद ले रही होगी। आर्यन ने इसे इस तरह पसंद किया, बिना बताए पहुंचना। वह उन्हें उनकी प्राकृतिक अवस्था में पकड़ना चाहता था, बिना उसके आगमन की तैयारी के दबाव के। अगर उसने पहले फोन किया होता तो वह जानता था कि वे घर को साफ सुथरा कर देंगे, अपनी सबसे अच्छी मुस्कान पहन लेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे सब कुछ सही था। लेकिन आर्यन को प्रामाणिकता की लालसा थी। वह उन्हें उनके नए घर में वैसे ही देखना चाहता था जैसे वे वास्तव में थे, आराम से और अपना जीवन जी रहे थे। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह वास्तव में आकलन कर सकता था कि वे कैसे बस रहे थे और क्या वे वास्तव में सहज थे। वे बांद्रा की ओर और दक्षिण की ओर बढ़े और मुंबई का दृश्य धीरे धीरे बदल गया, सिवाय लगातार बौछार के। संकरी, हलचल भरी सड़कें शांत आवासीय क्षेत्रों में खुल गईं, जो विक्टोरियन सीढ़ीदार घरों और धुंध में लिपटे पत्तेदार पार्कों की पंक्तियों से पंक्तिबद्ध थीं। छाते के नीचे कम पैदल चलने वाले थे क्योंकि हरियाली हर जगह थी। आर्यन का दिमाग 100 विचारों में भटकता रहा, अवचेतन रूप से सारा की मधुर गुनगुनाहट को सुनते हुए जब वह शांत, आवासीय सड़कों में दूसरी कार के पीछे धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखें विंडशील्ड वाइपर के बीच में केंद्रित थीं क्योंकि वे आगे पीछे हो रहे थे, बारिश की बूंदों को बहा रहे थे। धीरे धीरे वह पूरी चेतना में लौट आया, उसकी नजरें उनके सामने की कार पर केंद्रित थीं। आर्यन धीरे धीरे सीधा बैठ गया और सारा से सफेद कार का पीछा करने को कहा। आर्यन अपनी माँ और बहन को एक कंप्यूटर की तरह जानता था, उनके कपड़े और यहाँ तक कि उनकी रूपरेखा भी। धुंधली बारिश के बावजूद आर्यन ने उन दोनों को तुरंत पहचान लिया। उसकी माँ पहिए पर थी, रिया से उत्साहपूर्वक बात कर रही थी, जो पीछे की सीट पर पहुंच रही थी, शायद कुछ रखने के लिए। आर्यन ने सोचा कि वे रविवार को इतनी जल्दी कहाँ गए थे। चर्च, किसी दोस्त के घर जाना, जो भी हो, उन्हें इतनी अप्रत्याशित रूप से देखकर उसके सीने में गर्मी भर गई। सारा, हमेशा की तरह स्मार्ट और बुद्धिमान, ने पूछा, क्या वे हैं? हाँ, आर्यन ने जवाब दिया, अपनी माँ की नई कार का अध्ययन करते हुए। क्या संयोग है? सारा ने एक्सीलरेटर से पैर हटाया और धीरे धीरे मिसेज वर्मा की कार का पीछा किया, शांत मोहल्ले से गुजरते हुए। बारिश नर्म हो गई, एक बूंदाबांदी में बदल गई जब वे एक शांत सड़क पर मुड़े, जो पुराने लेकिन स्वस्थ पेड़ों से छाई हुई थी। उनकी शाखाओं से फुटपाथ पर बारिश टपक रही थी। आर्यन ने अपनी सीटिंग समायोजित की जब उसकी मां की कार घरों में से एक के पास धीमी हो गई। उसकी आंखें एक आकर्षक 2 मंजिला टाउनहाउस पर गईं जिसमें क्रीम रंग की ईंटें और एक नेवी ब्लू दरवाजा था जो गीले फुटपाथ के खिलाफ खड़ा था।
अच्छा, मिसेज वर्मा की कार वक्र पर रुक गई, जिससे सारा को थोड़ी दूरी पर जल्दी से पार्क करने और इंजन बंद करने के लिए प्रेरित किया। वे कार में चुपचाप रहे, दोनों मिसेज वर्मा और रिया को कार से बाहर निकलते हुए देख रहे थे, उनके छाते खुल रहे थे। आर्यन मुस्कुराया जब रिया अपनी मां द्वारा कही गई किसी बात पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ हंसी। फिर उसने पीछे की सीट खोली और अंदर पहुंची। आर्यन अपनी मां और बहन को इतनी अच्छी तरह से मिलते हुए देखकर खुश था। उनके बीच साझा मुस्कान और खिलखिलाहट सब कुछ कह रही थी। उसने सीट के नीचे से अपना छाता पकड़ा और दरवाजा खोला। सारा ठीक उसके पीछे बाहर निकली, पहले से ही एक तेज गति में अपना छाता खोल रही थी। ये कब तक बारिश होगी? आर्यन ने सोचा जब उसने एक पोखर को चकमा दिया जो उसकी पैंट के पैर को छींटे मारने की धमकी दे रहा था। उसने अपने बगल का दरवाजा बंद कर दिया, स्थिर खड़ा रहा और उनकी पहचान का इंतजार कर रहा था। तुरंत मिसेज वर्मा ने उनकी दिशा में देखा और उनकी नजरें आर्यन पर पड़ीं। जैसा कि आर्यन ने उम्मीद की थी, वह एक पल के लिए सदमे में खड़ी रही, एक छाते के नीचे की आकृति को संसाधित करने की कोशिश कर रही थी। रिया की प्रतिक्रिया, हालांकि, अलग थी। जैसे ही उसने पीछे की सीट से कुछ किराने के बैग निकाले, उसने उन्हें कार की छत पर रख दिया। अपनी मां का ध्यान भटकते देख, उसने उस दिशा में देखा और आर्यन को देखा। हे भगवान! रिया इतनी जोर से चीखी कि बादल चुप हो गए जब उसने अपना छाता फेंक दिया और आर्यन की ओर दौड़ने लगी। सारा रिया की प्रतिक्रिया पर हंसी में फूट पड़ी, जबकि आर्यन ने उसे गले लगाने के लिए केवल एक हाथ खोला। रिया सेकंडों में उस तक पहुंची, व्यवहारिक रूप से खुद को उसकी खुली बांह में फेंक दिया, उसे एक भयंकर गले में लपेट लिया। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताता। चलो, तुम मुझे पोखर में धकेल रही हो। चलो मां से मिलते हैं, आर्यन ने कहा, उसे कंधे से पकड़कर। वे मिसेज वर्मा के पास गए, जिन्होंने पहले ही संसाधित कर लिया था कि आर्यन वास्तव में वहां था। उसने अपनी कार बंद की और अपने कूल्हों पर हाथ रखे, उसे एक ऐसा रूप दिया जो कह रहा था कि वह उसे बिना किसी चेतावनी के आने के लिए डांटने के लिए तैयार थी। मां, रिया, ये सारा है, मेरी व्यक्तिगत सहायक, आर्यन ने कहा। सारा, यह मेरी मां और मेरी छोटी बहन है। मिसेज वर्मा का भाव नर्म हो गया जब वह सारा की ओर मुड़ी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिसेज वर्मा, सारा ने कहा, उसका हाथ मिलाते हुए। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, मिसेज वर्मा ने जवाब दिया। क्या तुम ही हो जो मुझे मेरे बेटे से दूर रखती हो जब मैं फोन करती हूँ? सारा ने आर्यन को एक तिरछी नजर दी। उसकी व्यक्तिगत लाइन को संभालना उसके काम से बाहर था, जिसका मतलब है कि आर्यन खुद किसी भी कॉल को ब्लॉक करता था। हालांकि, उसने इसे हंसकर टाल दिया। ये सब काम है, मैम, मैं अगली बार उसे तुम्हारे लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी, उसने कहा। आर्यन हंसा, अपनी बाहों में बैग को संतुलित करने के लिए अपना वजन स्थानांतरित करते हुए। ठीक है, क्या हम अंदर चल सकते हैं? बारिश फिर से तेज हो रही है, उसने कहा, बूंदों को भारी होते हुए देखते हुए। उसने रिया को उसका छोड़ा हुआ छाता सौंप दिया, जबकि 3 किराने के बैग आसानी से इकट्ठा किए। आर्यन ने घर पर एक अच्छी नजर डाली जब वे दरवाजे पर पहुंचे। नए घर में अच्छी तरह से रखे हुए फूलों के बिस्तर और ताजे रंगे शटर थे। एक बार जब वे बालकनी पर थे, तो उन्होंने अपने छाते बंद कर दिए। तुम्हारे चेहरे पर क्या है? रिया ने पूछा। तुम्हारी मूंछें कब आईं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पागल मत बनो, आर्यन ने बुदबुदाया, अपनी मां को दरवाजा खोलते हुए करीब से देखते हुए। उसने अपनी नजरें अपनी मां के चेहरे पर घुमाईं, उसके भाव का अध्ययन करने की कोशिश करते हुए जब उसने सभी को अंदर बुलाया। सारा ने उल्लेख किया कि वह अपनी कार को ठीक से पार्क करने और उसके बैग लाने जाएगी, इससे पहले कि वह फिर से बारिश में बाहर निकल गई। क्या ये तुम्हारी कार है? रिया ने पूछा। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा जब हम बस जाएंगे, आर्यन ने जवाब दिया, किराने के बैग के साथ अंधेरे लिविंग रूम में कदम रखते हुए। एपिसोड 87। एक पल के लिए घर 2। आर्यन को यह पसंद आया कि कैसे नए घर से एक स्वागत करने वाली आभा निकल रही थी। दालचीनी, लवेंडर, पॉलिश किए हुए फर्नीचर और ताजे पके हुए ब्रेड की मिली जुली सुगंध ने उसका स्वागत किया जब वह अंदर गया। उसने सराहना की कि कैसे उसकी मां ने उनके फ्रेम किए हुए पारिवारिक फोटो प्रदर्शित किए थे, उन्हें लिविंग रूम की दीवार के साथ बड़े करीने से पंक्तिबद्ध किया था और सोफे को आरामदायक रजाई से ढका था। एक काला, फर वाला जीव अचानक डाइनिंग टेबल पर कूद गया, अपनी नाक किराने के बैग में घुसाते हुए। शुरू में चौंककर, आर्यन ने मान लिया कि रिया एक बिल्ली घर ले आई है, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि यह उसकी मां का नया पालतू जानवर है। बसने के लिए रुके बिना, आर्यन ने सहज रूप से घर का गश्त किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कमरे से कमरे में घूम रहा था कि सब कुछ सुरक्षित है। उसे यह जानकर राहत मिली कि पिछला दरवाजा बंद था और अधिकांश खिड़कियां कसकर बंद थीं, सिवाय रिया के कमरे की खिड़की के। इसके बावजूद, वह इस बात से प्रभावित था कि उसने अपनी जगह को कितना साफ सुथरा रखा था। घर बाहर से जितना बड़ा दिखता था, अंदर से उससे कहीं ज्यादा विशाल महसूस होता था।
इसमें एक आरामदायक लिविंग रूम और एक कार्यात्मक रसोई के साथ एक 4 बेडरूम का लेआउट था। एक हॉलवे भूतल पर के कमरों को एक केंद्रीय सीढ़ी के माध्यम से ऊपर के कमरों से जोड़ता था। यहाँ तक कि एक पैंट्री भी थी जो शीतल पेय से भरी हुई थी, जिससे आर्यन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अपने निरीक्षण से संतुष्ट होकर आर्यन अंततः सोफे में से एक पर बैठ गया। गुप्त रूप से चाहता था कि वह और रिया इस तरह के घर में बड़े हुए होते। माहौल गर्म और आरामदायक महसूस हो रहा था। सारा कुछ ही देर बाद दाखिल हुई, अपना बैग और आर्यन का बैग लेकर, जिसे उसने एक सोफे पर बैठने से पहले सावधानी से एक तरफ रख दिया, जो उसके बगल में था। मिसेज वर्मा जल्द ही पीछे आईं, ताजे पके हुए स्कोन्स, क्लॉटेड क्रीम की एक छोटी डिश और 2 कप के साथ एक चायदानी से लदी एक ट्रे लेकर। उनकी गर्म मुस्कान ने कमरे को रोशन कर दिया जब उन्होंने उन्हें परोसा। बातचीत शुरू करने के लिए उत्सुक थीं। आर्यन ने अपनी मां की यह जानने की प्यास बुझाने के लिए बोलना शुरू किया कि क्या हो रहा है। उसने बताया कि सीजन अब तक कैसे सामने आया है, जर्मनी से वापस इंग्लैंड तक। यह एक आपसी बातचीत थी क्योंकि रिया और उसकी मां सवालों के साथ बीच बीच में टोकती रहती थी जिनका आर्यन जवाब देता था। उसने कुछ विवरणों को छिपाने की पूरी कोशिश की, खासकर उन कठिन ट्रेनिंग सत्रों को जिन्हें उसने एक सिंगल सीटर चलाने के लिए पर्याप्त फिट रहने के लिए सहा था। हालांकि वह इस तथ्य को नहीं छिपा सका कि उसकी मां और बहन हर रेस को धार्मिक रूप से देखती थी और पिछले दिन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में भी मौजूद थीं। मिसेज वर्मा ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, खासकर आर्यन और आरोनसन के बीच तनावपूर्ण क्षणों के बारे में, विशेष रूप से ट्रैक पर उनके पहिया से पहिया संपर्क और सुरंग में उनके आमने सामने संपर्क के बारे में। यह अस्वास्थ्यकर है, उन्होंने जोर देकर कहा, अपना सिर हिलाते हुए। वह यहीं नहीं रुकी। रेस के दौरान कठोर मौसम की स्थिति और इतनी गति से गाड़ी चलाने के खतरे के बारे में बात की। सारा ने धीरे से मिसेज वर्मा को याद दिलाया कि अंतर्निहित जोखिम ही खेल के प्रति लोगों को आकर्षित करते हैं। तनाव, गति और कच्ची प्रतिस्पर्धा ने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया, जिससे मोटरस्पोर्ट वह रोमांचकारी तमाशा बन गया जो वह था। उस स्पष्टीकरण ने मिसेज वर्मा की चिंता को बहुत कम किया। अपनी वयस्क बातचीत में तल्लीन, आर्यन ने ध्यान नहीं दिया कि उसका फोन, जो मूक मोड पर था, कुछ समय से बज रहा था। बाहर का आसमान शाम के शुरुआती म्यूट रंगों में बदल गया था, ये संकेत देते हुए कि शाम के 5 बज चुके थे। उनकी चर्चा दरवाजे पर एक दस्तक से बाधित हुई। रिया, जो बातचीत में कम लगी हुई थी, जवाब देने के लिए उछल पड़ी। आर्यन कुछ ही देर बाद पीछे आया, पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। रिया पहले दरवाजे पर पहुंची, उसे खोलकर अंसल को हाथ में छाता लिए खड़े दिखाया। उसके पीछे, बारिश चमकीली चादरों में गिर रही थी, धुंधली शाम की रोशनी के खिलाफ एक चांदी का पर्दा बना रही थी। अंसल की नजरें आर्यन और रिया के बीच फटी, अपना छाता मोड़ने से पहले उनकी मजबूत समानता को जल्दी से देखते हुए। मैंने तुम्हारे फोन के अंतहीन बजने के साथ आने का एक बड़ा जोखिम उठाया। क्या होता अगर तुम घर पर नहीं होते? उसने छेड़ा। मेरी गलती। उसके लिए सॉरी। अंदर आओ, आर्यन ने कहा, उसे अंदर आने देने के लिए एक तरफ हते हुए। अंसल अंदर आया, अपने कोट को झाड़ते हुए और प्रवेश द्वार के पास अपने बूट्स उतारते हुए जब उसके कपड़ों से बारिश का पानी टपक रहा था। ये कौन है? वह परिचित लग रहा है, रिया ने आर्यन से फुसफुसाया। वह मेरा टीममेट है, आर्यन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अंसल का कोट लटकाने के लिए लेते हुए। रिया, यह मिस्टर अंसल है। मिस्टर पर जोर वह लगा हुआ है। लिविंग रूम की ओर मुड़ते हुए आर्यन ने घोषणा की, माँ, यह अंसल है, मेरा टीममेट। अंसल, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन, रिया से मिलो। अंसल और मिसेज वर्मा ने गर्मजोशी से अभिवादन का आदान प्रदान किया, जैसे कि वे पुराने परिचित हों। मिसेज वर्मा ने उसे एक आश्चर्यजनक रूप से मात्र तरीके से गले भी लगाया, जिससे अंसल को तुरंत स्वागत महसूस हुआ। मिसेज वर्मा ने आखिरकार रात का खाना तैयार करने के लिए खुद को मुक्त किया, रिया को बातचीत का जिम्मा संभालने के लिए छोड़ दिया। उसने 2 युवा पुरुषों का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की, जिन्होंने इसके बजाय फर्नीचर और उनके उत्कृष्ट ब्रांड्स के बारे में चर्चा करने में खुशी पाई। शाम 6 बजे तक, ताजे पके भोजन की सुगंध घर में भर गई। मिसेज वर्मा ने सभी को डाइनिंग टेबल पर बुलाया, जहां एक हार्दिक भोजन का इंतजार था, भुना हुआ चिकन, मसले हुए आलू, ग्लेज्ड गाजर, एक ताज़ा सलाद, और गर्म ब्रेड की एक रोटी, ग्रेवी और सॉस के कटोरे के साथ पूरक। मेज पर बातचीत आसानी से बह रही थी, आर्यन और अंसल हल्की फुल्की कहानियां साझा कर रहे थे। मिसेज वर्मा ने अंसल की मंगेतर के बारे में पूछा और क्या शादी की तैयारियां चल रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा है, अंसल ने जवाब दिया, अपने निजी जीवन के बारे में कुछ किस्से साझा करते हुए। सभी ने सारा को बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह चुप रहना पसंद करती थी, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए खाती थी। उसकी चुप्पी ने भोजन के प्रवाह को बाधित नहीं किया, और रात का खाना सुचारू रूप से जारी रहा। शाम 7 बजे तक, उन्होंने खाना खत्म कर लिया था और मिठाई के लिए कॉफी के साथ एक रिच चॉकलेट केक का आनंद लिया।
7:30 बजे आर्यन ने अंसल को विदाई दी। हालांकि उसने अंसल को रात में रुकने की पेशकश की, उसके टीममेट ने विनम्रता से मना कर दिया, ये समझाते हुए कि यह उसकी योजनाओं का हिस्सा नहीं था। 1 घंटे बाद सारा भी चली गई, फुलहम में अपने होटल वापस चली गई। आर्यन अपनी माँ और बहन के साथ अकेला रह गया। उन्हें विदा करने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर के अतिरिक्त कमरों में से एक में चला गया। उसकी माँ, हमेशा की तरह विचारशील, ने यह सुनिश्चित किया था कि यदि वह कभी भी रहने का फैसला करता है तो बहुत सारे कमरे उपलब्ध हों, एक संभावना जिसकी वह निस्संदेह आशा करती थी। कमरा विरल फिर भी साफ सुथरा था, जिसमें केवल मूल बातें थीं। एक सफेद गद्दा, एक अलमारी, एक नाइट स्टैंड, एक मेज और एक कुर्सी। यह आर्यन को एक सामान्य मध्य विद्यालय के छात्र के बेडरूम की याद दिलाता था। आर्यन ने समय की जांच की, ये 9 बजने में कुछ ही मिनट थे। उसने कुछ पिछली रेस देखने के लिए बैठने से पहले एक त्वरित ताज़ा स्नान किया। उसकी योजना अभी खत्म नहीं हुई थी, मिस्टर ग्रांट के निर्देश और सिस्टम की आवश्यकताएं अभी भी लागू थीं, इसलिए आर्यन तेज रहने के लिए फॉर्मूला 1 के सार में डूब गया। जब नींद आने लगी तो आर्यन ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसका बाध्यकारी व्यवहार सक्रिय हो गया, जिससे उसे घर के हर दरवाजे और खिड़की की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अंत में बिस्तर पर जाने से पहले सुरक्षित रूप से बंद थे। एपिसोड 88। एक पल के लिए घर 3। आर्यन ने अपनी थोड़ी सहलाई, विचारपूर्वक सिर हिलाते हुए। प्रगति है, उसने जोर से बुदबुदाया। आते हुए कदमों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, और उसने तुरंत परिचित, जानबूझकर की गति को पहचान लिया। अंसल व्यूइंग पोस्ट से प्रकट हुआ, पहले से ही अपने सूट से बदलकर और बाहर जाने के लिए तैयार था। उसने आर्यन की तरह एक ट्रैम्पोस ट्रैकसूट पहना था, लेकिन रंग उल्टे थे। अंसल की पोशाक में अधिक लाल था, जबकि आर्यन के पास प्रमुख ग्रे था। 2 और लोग कमरे में अंसल के पीछे आए, हास और विक्रम। हास ने ट्रैकसूट का एक काला और लाल संस्करण पहना था, जबकि विक्रम का लाल और काला था। आर्यन उनकी पोशाक के साफ सुथरे समन्वय की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या हाल है, दोस्तों? आर्यन ने अभिवादन किया, अपने सामने इकट्ठे टीम ड्राइवर्स पर एक नज़र डालते हुए। हास ने कंधे उचकाए, उसका बैग एक कंधे पर लटका हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं, बस विक के साथ बस में जा रहा हूं, उसने जवाब दिया, विक्रम की ओर सिर हिलाते हुए। मैं थोड़ी देर में वहां होऊंगा, अंसल ने बुदबुदाया, अपने बालों पर एक हेड वॉर्मर खींचते हुए फिर अपने बैग में खुदाई करने से पहले। हास ने सिर हिलाया और आर्यन को देखा, एक भौं उठाते हुए। ओह, मैं हान का इंतजार करूंगा, आर्यन ने जल्दी से कहा। ठीक है, हास ने एक हल्की लहर के साथ जवाब दिया। इससे पहले कि वह और विक्रम गैराज से बाहर निकल गए, उनके कदमों की आहट गलियारे में फीकी पड़ गई। आर्यन की आंखें वापस अंसल पर चली गईं, जो एक बेंच पर बैठ गया था, अनुपस्थित मन से अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ रहा था। आर्यन की भौहें तन गईं जब उसने देखा कि अंसल ने अपने बैग से कुछ भी नहीं निकाला है। आर्यन के पेट में एक परिचित भावना उठी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अंसल ने चुप्पी तोड़ी। तुम उनके पीछे क्यों नहीं गए, है ना? अंसल ने पूछा, उसकी आवाज लॉकरों से थोड़ी गूंज रही थी। आर्यन हंसी में फूट पड़ा, अपनी हथेली अपने घुटने पर मारते हुए। तुम्हारे बारे में क्या? उसने हंसा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें उनका इंतजार करते हुए नोटिस नहीं किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंसल ने समर्पण में अपने हाथ उठाए। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन कम से कम तुम्हें उनके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। ये ठीक था जब संतुलन मेरे नीचे और उनके ऊपर तख्ते के साथ झुका हुआ था। अब तुमने इसे बराबर कर दिया है, अंसल ने कहा। तुम समझे? मैं समझता हूं। अंसल ने गहरी सांस छोड़ी जब वह खड़ा हुआ, अपने बैग को पकड़ते हुए और अपने पैर फैलाते हुए। हमें जल्द ही बाहर निकलना होगा। मैं यहां बहुत देर तक नहीं रह सकता। भारत बस मेरे लिए नहीं है, उसने बुदबुदाया। आर्यन ने अपने बैग को जिप करने से पहले अपनी ट्रॉफी पर एक आखिरी नजर डाली। वह खड़ा हुआ, एक हाथ में फोन, दूसरे में बैग। क्यों? उसने पूछा, अपना सिर झुकाते हुए। क्या यह मौसम है? लहजे, वे सूची में हैं। अगर मौसम खराब रहता है, तो तुम शायद और भी लंबे समय तक रह जाओगे, आर्यन ने एक मुस्कान के साथ कहा। मुझे कंपनी मिल जाएगी। रात के खाने के बारे में क्या? मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा। अंसल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, एक आकस्मिक मुस्कान उसके होठों पर खींच गई। जरूर, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, आर्यन ने उसे रोक दिया। और मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगा। अंसल की भौहें भ्रम में तन गईं, पृष्ठभूमि में टीम के फेरबदल और खड़खड़ाहट की आवाज ने उस पल में शोर की एक परत जोड़ दी। तुम्हारा मतलब तुम्हारी माँ और बहन से है, जिनका तुमने उल्लेख किया है? हाँ, ठीक है, आर्यन ने जवाब दिया, उसकी आंखें अंसल पर टिक गईं। कल शाम 6 बजे मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। अंसल के लिए, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा प्रस्ताव दे रहा है।
अगर उसने उसके परिवार के साथ भोजन किया तो उनकी दोस्ती निश्चित रूप से पक्की हो जाएगी, ऐसा ही होता है। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, अचानक उत्सुक हो गया कि आर्यन जैसा सुसंस्कृत लड़का किस तरह के घर में बड़ा हुआ है। चियर्स यार, कोई समस्या नहीं, अंसल ने जवाब दिया जब वे शांत शाम की हवा में बाहर निकले, उनके बालों को लहराते हुए। तुम्हारी माँ खाना बनाती है ना? हाँ। क्यों? मुझे बस घर का बना खाना ज्यादा पसंद है। एपिसोड 89, मिड सीजन ब्रेक। परिवार और दोस्ती। आर्यन ने अपनी माँ और रिया के साथ लिविंग रूम में आराम किया, चाय पी रहे थे और देर रात के खाने के बाद बची हुई चीजों का आनंद ले रहे थे। सुबह 10:30 बजे थे और मुंबई में बारिश एक बार फिर तेज हो गई थी, जिससे बाहर का माहौल धूसर और उदास हो गया था, जो उस सुखद शांति के विपरीत था जिसे उन्होंने घर के अंदर बनाया था। आर्यन ने फैसला किया था कि वह आज एक और दैनिक कार्य नहीं करेगा। वह बस अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, उसकी माँ के चाय और बिस्कुट के प्यार भरे उपहारों से तृप्त हो रहा था। रिया, हमेशा की तरह बेचैन, अपने नए फोन पर उलझी हुई थी, शायद दोस्तों के साथ चैट कर रही थी या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ सरल, आरामदायक बातचीत में डूबा हुआ था। वह सीजन के शुरुआती दौरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकता था, खासकर अपने सिस्टम के विवरणों के बारे में, लेकिन वह उन्हें बता सकता था कि वह खुश है और वह सुरक्षित है। तुम जानते हो, आर्यन, मिसेज वर्मा ने कहा, उसकी आवाज नर्म लेकिन स्थिर थी, मुझे हमेशा खुशी होती है जब तुम घर होते हो। यह इतना शांत है। मैं जानता हूँ, माँ, आर्यन ने जवाब दिया, एक गर्म मुस्कान के साथ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं बस दौड़ने और उस सब से थक गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। रिया ने अचानक बीच में टोक दिया। क्या तुम कल अंसल को ला रहे हो? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम उनसे मिलोगी। क्या वह शादी कर रहा है? उसने पूछा। हाँ, वह जल्द ही कर रहा है। क्या तुम शादी में होगे? आर्यन ने उसे एक तिरछी नजर दी। तुम हमेशा इतनी उत्सुक क्यों रहती हो? रिया हंसी। बस पूछ रही हूँ। मिसेज वर्मा ने बीच बचाव किया। रिया, उसे अकेला छोड़ दो। आर्यन, मैं कल के लिए खाना बना सकती हूँ यदि तुम चाहो। नहीं, माँ, ये ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अंसल को घर का बना खाना पसंद है। मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि वह। आर्यन रुका, उसे याद आया कि अंसल ने वास्तव में क्या कहा था। उसने कहा था कि उसे घर का बना खाना पसंद है। उसने अपनी माँ के गर्मजोशी भरे इरादे को अंसल की इच्छा के साथ मिलाया। ठीक है। हाँ, कृपया, माँ। तुम क्या बनाने वाली हो? मिसेज वर्मा ने खुशी से स्वीकार किया। जैसे ही वे आरामदायक बातचीत में खो गए, आर्यन को अपने फोन पर एक सूचना मिली, जो स्क्रीन पर एक छोटे आकर्षक बैनर के रूप में दिखाई दी। यह एक संदेश था। उसने इसे खोला और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जल्द ही एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गया। यह मिस्टर मेहरा से एक संदेश था, आर्यन के एजेंट और शुभचिंतक। संदेश सीधा था और उसमें कोई अतिरिक्त सजावट नहीं थी। आर्यन, मुझे पता चला है कि तुम भारतीय ग्रैंड प्रिक्स जीत गए हो। शानदार, बधाई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक कॉल पर मिलो। मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे करियर के लिए कुछ बड़ी खबर है, लेकिन इसे अभी के लिए गुप्त रखें। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेहरा ने हमेशा चीजों को बड़े पैमाने पर किया था और अगर वह उत्साहित था, तो इसका मतलब था कि यह कुछ महत्वपूर्ण था। एक त्वरित जवाब टाइप करते हुए, कॉल के लिए तैयार हूं। मुझे बस बता दो कब। आर्यन ने खुद को उसके फोन पर वापस ध्यान केंद्रित किया, जो अब उसकी माँ और बहन के साथ बातचीत में शामिल था। चूंकि मेहरा ने विशेष रूप से नहीं कहा था कि अभी, आर्यन ने इसे बात के लिए टाल दिया, उसके चेहरे पर एक उत्सुक मुस्कान थी। क्या तुम आराम कर रहे हो, आर्यन? मिसेज वर्मा ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। हाँ, माँ, बस थोड़ा सा, आर्यन ने जवाब दिया, खुद को इस पल में और भी अधिक डुबोते हुए। ये छुट्टी थी, और वह इसे पूरी तरह से महसूस करना चाहता था, सिस्टम की मांगों से मुक्त। कुछ घंटों बाद, टीम के लौटने की खबर आई और आर्यन ने अपनी माँ और रिया को अलविदा कहा, उनके घर के सामने खड़ा होकर, उन्हें बारिश में भीगे हुए नए टाउनहाउस में वापस जाते हुए देखा। उसने उन्हें गले लगाया, और कहा कि वह उन्हें जल्द ही फिर से देखेगा। टीम वापस आ गई थी, और ब्रेक का मतलब आराम नहीं था। ट्रैम्पोस रेसिंग ने अपनी मुख्यालय सुविधाओं पर एक अनिवार्य टीम बिल्डिंग सप्ताह की घोषणा की थी, जो तनाव को दूर करने और एकजुटता बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। आर्यन को यह विचार पसंद आया, खासकर जब उसे पता चला कि टीम के सदस्यों के लिए एक छोटी सी पार्टी की योजना बनाई गई थी। ये जानते हुए कि वह आराम नहीं कर सकता था, आर्यन ने अलार्म सेट किया और कल सुबह टीम के साथ शामिल होने की तैयारी की। इस बीच, वह आराम करने के लिए फुलहम में अपने होटल वापस चला गया, मिस्टर मेहरा के कॉल का इंतजार कर रहा था। रात का खाना खाने के बाद, आर्यन ने अपना लैपटॉप निकाला और टीम की स्टैंडिंग और अपने प्रदर्शन पर एक नज़र डाली।
उसने अपने पिछले प्रदर्शनों के डेटा को भी देखा, सिस्टम की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक गुणों पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि उसने F2 चैंपियनशिप जीत ली थी, इसलिए सिस्टम ने तुरंत उसे एक नया, अधिक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया था, F1 में एक शीर्ष टीम के लिए ड्राइव करना। ठीक है, सिस्टम, चुनौती स्वीकार की जाती है, उसने कहा, लैपटॉप बंद कर दिया और आराम करने की अनुमति दी। चूंकि उसके पास आराम करने का बहुत कम समय था, आर्यन जानता था कि वह कल के लिए तैयार रहने के लिए पूरी रात नहीं जाग सकता था। एपिसोड 88, घर पर कुछ पल 3। एक ऐसे बिस्तर से उठना अजीब लग रहा था जो ट्रूप्स हेडक्वार्टर वाले बिस्तर जैसा नहीं था। आर्यन सीधा होकर बैठ गया, थोड़ा पानी पिया और ध्यान किया। जब वह पूरा कर चुका, तो वह मेज की तरफ गया, अपना टूथब्रश उठाया और अपने दांतों को साफ किया। उसने सोने से पहले एक नया ट्रैकसूट टांग दिया था। उसे कोठरी से उतारकर आर्यन ने जितनी जल्दी हो सके कपड़े पहने और अपने बिस्तर के किनारे बैठकर अपने जूते के फीते बांधने लगा। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, लेकिन दस्तक देने वाले को जल्दी ही एहसास हो गया कि आर्यन ने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है और वह जितनी हो सके उतनी खामोशी से अंदर आ गया। आर्यन तेजी से मुड़ा, उसकी नजरें अपनी बहन पर पड़ी जो चुपके से उसके कमरे में घुस रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, रिया? उसने पूछा, अपने जॉगर्स में फीतों को ठीक करते हुए। रिया ने अपने होठों पर उंगली रखी। शश, मेरा नाम मत लो, मॉम ने मुझे तुम्हें परेशान करने से मना किया है। आर्यन की नाक में रसोई से कुछ पकने की महक आई। वह इतनी सुबह खाना क्यों बना रही हैं? तुम्हारे लिए, और किसके लिए? रिया ने जवाब दिया, लापरवाही से कमरे में घूमते हुए। उसकी नज़र आर्यन की सुनहरी ट्रॉफी पर पड़ी जो उसके डिफेल बैग से झांक रही थी और वह उसकी तरफ लपकी। उसने उसे उठाया और करीब से देखने लगी। क्या यह असली सोने की है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रिया की उंगलियां ट्रॉफी के जटिल डिजाइन पर फिर रही थीं। तुम इसे कहाँ रखोगे? यहाँ, घर पर। आर्यन एक पल के लिए रुका, सोचते हुए। उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह ट्रॉफी घर पर ही छोड़ेगा, भले ही ये दुनिया की सबसे कीमती चीज नहीं थी। एक ग्रैंड प्रिक्स जीतना उन कई जीतों में से सिर्फ एक थी जिसे हासिल करने की उसने योजना बनाई थी। हाँ, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। इसे अच्छे से संभालना और पॉलिश करती रहना। शायद इसे टीवी के बगल वाले शेल्फ पर रख देना, उसने सुझाव दिया, ये जानते हुए कि रिया उसकी उससे कहीं ज्यादा कद्र करेगी। रिया ने सिर हिलाया और धीरे से ट्रॉफी को मेज पर रख दिया। तो, तुम जर्मनी वापस कब जा रहे हो? उसने पूछा। 1 या 2 हफ्ते में, आर्यन ने जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं कुछ समय के लिए यहीं हूँ, और मैं तुम लोगों के साथ बहुत समय बिताऊंगा। रिया की आंखें नर्म हो गईं, लेकिन वह फिर से बोलने से पहले झिझकी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे ग्रेजुएशन में नहीं आ पाओगे, है ना? आर्यन जमसा गया, उसके एक हाथ में MP3 प्लेयर और दूसरे में ईयरपीस था। उसने पलकें झपकाईं, उसके चेहरे पर एक हैरान सा भाव था। तुम्हारा ग्रेजुएशन है ना? रिया ने एक शांत आह भरी। हाँ, मैं यही कह रही हूँ। बस, ये दुख की बात है, क्योंकि, जैसे 2 साल पहले, तुम्हारे ग्रेजुएशन के दौरान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे वाले में नहीं होगे। आर्यन चुप हो गया, उसे धीरे धीरे एहसास हुआ। वह पूरी तरह से भूल गया था कि रिया इस साल ग्रेजुएट हो रही थी, वह जिसके लिए कॉलेज की तैयारी भी करवा रहा था। उसने जल्दी से उससे तारीख पूछी, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसका ग्रेजुएशन जर्मनी में उसकी ट्रेनिंग फिर से शुरू होने से ठीक 1 हफ्ते पहले था। उसे उस दिन हेडक्वार्टर में होना था, ट्रेनिंग का तीसरा दिन, किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं। आर्यन ने आह भरी। उसने सोचा कि रिया को अपनी ग्रेजुएशन की तस्वीरों में उसकी गैर मौजूदगी देखकर कितना बुरा लगेगा। एक टीनेजर के तौर पर, उसका ग्रेजुएशन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक था, और उसे यकीन था कि रिया के लिए भी ऐसा ही होगा, उसके स्वभाव को देखते हुए। उसके मन में एक ख्याल आया। शायद वह मिस्टर ग्रांट और, इससे भी महत्वपूर्ण, मिस्टर शर्मा से मुंबई में कुछ और दिनों की मोहलत मांग सकता था। ग्रेजुएशन के बाद, वह फ्लाइट लेकर वापस जा सकता था और अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकता था। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। चिंता मत करो, मैं वहां रहूंगा, आर्यन ने कहा, अपने MP3 प्लेयर को अपने ट्रैकसूट पर क्लिप करते हुए। सच में? हाँ, उसने जवाब दिया, अपना ईयरपीस लगाते हुए। रिया उसके पास दौड़ी आई, लगभग उत्साह से उछलते हुए। ये तो कमाल है। पक्का करना कि तुम एक पूरे काले रंग का सूट और चश्मा पहनो, काले चश्मे, ठीक है? और उसी कार में आना जिसमें तुम कल आए थे। ओह, और जल्दी मत आना, और निश्चित रूप से देर से भी मत आना। बस ठीक समय पर पहुंचना, ठीक है? ठीक है, जो तुम कहो, आर्यन ने कहा, उसे धीरे से दरवाजे की ओर धकेलते हुए। अब, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो, तो मेरी पीए बाहर मेरा इंतजार कर रही है। रिया कमरे से बाहर निकलते हुए भी बात करती रही। रसोई से खाने की महक और तेज हो गई, जो पूरे घर में फैल रही थी। रसोई से, मिसेज वर्मा की आवाज गूंजी, तेज और साफ।
मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अपने भाई को परेशान मत करना। मॉम को बता देना मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगा, आर्यन ने कहा, सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हुए। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, सुबह की ठंडी हवा ने उसे तेजी से छुआ। रात की बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था, साफ सुथरी कटी झाड़ियां चमक रही थीं, और पड़ोसी की छतें पानी से चिकनी थीं। आर्यन ने जल्दी से सड़क के उस पार सारा की कार देखी और उसकी ओर भागा, उसका बैग उसके हाथ में झूल रहा था जब वह सड़क पार कर रहा था। पहुंचने पर आर्यन ने देखा कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे सारा नहीं, बल्कि उसका एजेंट मेहरा था, जिसने अपने सामान्य चश्मे और एक बड़ा, नकली कोट पहना हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन ने तुरंत पूछा। मैंने सारा की गाड़ी थोड़ी देर के लिए उधार ली है, मेहरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, अपने चश्मे के ऊपर से आर्यन को देखते हुए। और तुम कहाँ जा रहे हो, नौजवान? मैं हर सुबह जिम जाता हूँ। खैर, आज सुबह तुम जिम नहीं जा रहे हो क्या? मुझे समझ नहीं आया। मेहरा ने अपनी आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। तुम 3 महीने बाद अपने परिवार से मिल रहे हो और तुम अगली ही सुबह जिम जाना चाहते हो। क्या इसमें कोई समस्या है? क्या तुमने कुछ खाया भी है? मेहरा ने एक भौं उठाकर पूछा। नहीं, मैं वापस आकर खाऊंगा। मेरी माँ खाना बना रही हैं। मुझे लगता है वह पैनकेक और अंडे बना रही हैं, आर्यन ने उस महक को याद करते हुए कहा। अपने चश्मे के पीछे, मेहरा की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से कार से बाहर निकला। क्या तुम्हारा कोई पेंच ढीला है, लड़के? तुम्हारी माँ वो नाश्ता बना रही हैं, और तुम घर से बाहर जाना चाहते हो। आर्यन हक्का बक्का खड़ा रहा, उसकी आंखें अपने सिस्टम इंटरफेस के ऊपर गईं जो अभी अभी प्रकट हुआ था, उसे उसके एक्सरसाइज फेज के शुरू होने का समय याद दिला रहा था। उसके पास बस कुछ ही मिनट बचे थे। अंदर चलो, मेहरा ने आदेश दिया, डैशबोर्ड से एक फाइल उठाते हुए, और कार को चाबी के एक त्वरित प्रेस से लॉक कर दिया। ओह, चलो भी, यह उचित नहीं है। तुम आज का दिन छोड़ सकते हो, मेहरा ने कहा, फाइल लहराते हुए जब वह लापरवाही से सड़क पार कर रहा था। इसके अलावा, हमें इस पर बात करनी है। आर्यन ने आह भरी, सड़क पार करने से पहले 2 बार दोनों तरफ देखा। इससे पहले कि मेहरा सामने के दरवाजे तक पहुंच पाता, वह खुल गया और मिसेज वर्मा सामने आई, एप्रन पहने हुए और रिया का एक पुराना रूप लग रही थी। उनकी तेज नजरें मेहरा पर पड़ीं, और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। गुड मॉर्निंग, मैडम। मैंने अभी अभी आपके बेटे को आपकी कुकिंग से बचने के लिए बाहर जाने से रोका है, मेहरा ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी अभी पोर्च पर चढ़ा था। आरू, मॉम, इनकी बात मत सुनो। चलो अंदर चलें, आर्यन ने जल्दी से कहा, मेहरा को दरवाजे के अंदर धकेलते हुए। जब वे बैठक कक्ष में बैठ गए, मिसेज वर्मा एक ट्रे लेकर लौटी जिसमें नाश्ता भरा हुआ था, जो सबसे भूखे मेहमान को भी संतुष्ट करने के लिए काफी था। मेहरा की आंखें चमक उठीं, वह पहले से ही उस नज़ारे का आनंद ले रहा था। जैसा कि आर्यन ने अनुमान लगाया था, भोजन में मेपल सिरप से सजे हुए फूले हुए पैनकेक और प्याज के पत्तों से सजे सुनहरे स्क्रैम्बल्ड अंडे शामिल थे। साथ में कुरकुरी बेकन स्ट्रिप्स और मक्खन वाले क्रोइसेंट थे, और साथ में संतरे के जूस के लंबे गिलास भी थे। जैसे ही मिसेज वर्मा उन्हें खाने के लिए छोड़कर गईं, आर्यन ने जल्दी से अपना ध्यान उस फाइल पर लगाया जो मेहरा लाया था। मिसेज हॉथोर्न याद हैं? मेहरा ने फाइल को मेज पर खिसकाते हुए पूछा। हाँ, मेहरा पीछे झुक गया, आर्यन को फाइल उठाते हुए देखता रहा, उसने अंडे और बेकन का एक निवाला लिया और उसे खोला। ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने चश्मे हटाते हुए, मेहरा ने आगे कहा, ये देश भर में उनके प्रतिष्ठानों के बारे में सब कुछ है, उनके सार्वजनिक शेयर, निवेश और संपत्ति। मैं चाहता था कि तुम ये सब जान लो इससे पहले कि हम शर्तों पर सहमत हों और कुछ भी साइन करें। आर्यन ने दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखा, उसकी रुचि हर लाइन के साथ बढ़ती जा रही थी। वह महिला एक जबरदस्त हस्ती थी जिसके पूरे इंग्लैंड में प्रतिष्ठानों का एक व्यापक नेटवर्क था। 1 दशक से अधिक समय से विधवा, उसने नॉरफोक में अपने दिवंगत पति के मामूली खेत को एक संपन्न घुड़सवारी केंद्र में बदल दिया था। फाइल में पुणे और लिवरपूल में लग्जरी होटल और रेस्तरां चेन में उसके स्वामित्व का विवरण था। उसके निवेश बुटीक फैशन स्टोर, लाइव शो और पेंटिंग गैलरी तक फैले हुए थे। आर्यन के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मिसेज हॉथोर्न जैसी व्यवसायी, जिसकी अवसरों पर गहरी नजर थी, ने फॉर्मूला 1 जैसे खेल पर दांव लगाया था, जो लगातार दुनिया का नंबर 1 खेल बनता जा रहा था। ये समझ में आता था, खासकर ये देखते हुए कि वह एक F2 ड्राइवर का समर्थन करने पर तुली हुई थी, बस इस मामले में कि चीजें योजना के अनुसार न हो। प्रभावशाली, है ना? मेहरा ने भोजन का एक और निवाला निगलते हुए पूछा। 520 मिलियन यूरो की कुल संपत्ति। प्रभावशाली तो इसे कवर भी नहीं करता, आर्यन ने जवाब दिया, फाइल को वापस बैग में रखते हुए। उसने अपने संतरे के जूस का एक घूंट लिया, आराम करने के लिए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। तो, हम उनसे एक औपचारिक माहौल में कब मिल रहे हैं? वह इस हफ्ते के अंत तक इसे खत्म करने के लिए उत्सुक है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम कल पुणे चलें, मेहरा ने अपना भोजन समाप्त करते हुए कहा। पुणे?
कल आर्यन ने एक भौं उठाई, वह हैरान रह गया। हाँ, उनका मुख्य कार्यालय वहां है। और कल चीजों को अंतिम रूप देने के लिए सबसे अच्छा दिन है, इससे पहले कि तुम्हारा कार्यक्रम और भी व्यस्त हो जाए, मेहरा ने समझाया। मध्य सीजन को ब्रेक कहा जा सकता है, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि यह उससे बहुत दूर है। मैं अभी यहाँ आया हूँ। मैं एक दिन बाद यात्रा नहीं कर सकता। ठीक यही वजह है कि मैंने तुमसे आज सुबह जिम जाने से मना किया। चलो भी, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। अपनी माँ से बात करो। अपनी बहन के साथ गुड़ियों का खेल खेलो। क्या आज उसका स्कूल है? आर्यन ने त्योरी चढ़ाई, मेहरा के बेतुके सुझाव को समझने में एक पल लिया। मेरी बहन 16 साल की है, और नहीं, आज उसका स्कूल नहीं है। ग्रेजुएशन जल्द ही होने वाला है, उसने धीरे से कहा। और भी बेहतर, मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रोम पोशाक चुनने में उसकी मदद करो। सब कुछ 24 घंटे से कम समय में हो सकता है, दोस्त। आर्यन ने बिना किसी प्रभाव के उसे घूरा। मेहरा ने अपना मुंह साफ किया, मेज से एक स्ट्रॉबेरी उठाई और फाइल पकड़ ली। अब जाओ, अपनी माँ को बुलाओ, मुझे उनका धन्यवाद करने दो, और फिर मैं चलता हूँ। तुम, मैं और सारा कल 2 बजे तक पुणे के लिए निकल रहे हैं। एपिसोड 89, घर पर कुछ पल 4। दोपहर करीब 2 बजे आर्यन घर से निकला और टीम की सुविधा के लिए एक टैक्सी ली। उसे घर पर बेचैनी महसूस हो रही थी और वह टीम से मिलना चाहता था कि वे अपना ब्रेक कैसे बिता रहे हैं। ट्रैम्पोस सुविधा का माहौल जीवंत था। टीम के कुछ सदस्य शहर का आनंद लेने के लिए बाहर गए थे, जिनमें विक्रम और हास भी शामिल थे। दूसरे लोग वहीं रुके थे, स्थल पर दी जाने वाली मनोरंजन गतिविधियों का लाभ उठा रहे थे। आर्यन को राहत मिली जब उसने आंगन में एंसल को देखा, जो मैककॉले के साथ एक जोशीला टेनिस मैच खेल रहा था। सामान्य क्षेत्र में ऊर्जा का संचार हो रहा था क्योंकि दल के सदस्य आरामदायक कपड़ों में कहानियां और हंसी साझा कर रहे थे। तेज हिप हॉप संगीत ने खुशनुमा माहौल को और बढ़ा दिया था। आर्यन, जो खुद को एक अच्छा टेबल टेनिस खिलाड़ी मानता था, ने एक पैडल पकड़ा और लाइन में लग गया, अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसने अगले कुछ घंटे बातचीत में बिताए, टीम के साथ आराम करते हुए जब तक सूरज ढलने नहीं लगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एंसल ने पूछा कि क्या वह आज रात फिर से उसके घर पर भोजन कर सकता है, और इस बार रात भर रुक सकता है। आर्यन तुरंत मान गया, अपनी मां को फोन करके बताया कि 4 लोगों के लिए खाना तैयार करें। वे एक साथ सुविधा से निकले, शाम की ठंडी हवा में कदम रखते हुए जब आसमान में बारिश के संकेत थे। उन्होंने बांद्रा के लिए एक टैक्सी रोकी। पूरी सवारी आर्यन के नए संभावित प्रायोजक मिसेज हॉथोर्न के बारे में बातचीत से भरी थी। एंसल ने आंखें चौड़ी करके सुना। हालांकि वह जर्मनी में रहता था, उसने उस शक्तिशाली व्यवसायी महिला के साम्राज्य के बारे में सुना था। आर्यन को इतना ध्यान मिलना असाधारण था। जब वे पहुंचे तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मिसेज वर्मा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनका चेहरा अपने बेटे और उसके दोस्त का स्वागत करते हुए खिल उठा। उन्होंने उन्हें गले लगाया और मुस्कुराते हुए एंसल का डफेल बैग ले लिया। सावधान रहिएगा, मैम, उसमें कुछ कीमती चीज है, एंसल ने कहा। चिंता मत करो, बेटा, मैंने पकड़ लिया है, उन्होंने जवाब दिया, उन्हें बैठक कक्ष में ले जाते हुए जहां रिया सोफे पर पालथी मारकर बैठी थी, आधा टीवी देख रही थी और आधा अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। आर्यन खुश था कि वह इस समय घर पर थी और कहीं अनजान जगह पर नहीं। आर्यन ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया और वह बिना किसी विरोध के भोजन मेज पर चली गई। कुछ मिनट बाद मिसेज वर्मा लौटी, एक हल्का लेकिन दिलकश भोजन लेकर। ग्रिल्ड चिकन, ताज़ा उद्यान सलाद और गर्म रोल्स की प्लेटें रखी गईं, साथ में मसालेदार चावल का एक कटोरा और नींबू पानी का एक जग था। जब भोजन खत्म हो गया तो एंसल ने खुलासा किया कि उसका बैग इतना कीमती क्यों था। रुको, तुम प्लेस्टेशन लाए हो? बेशक लाया हूं। अब इसे लगाओ, इस बार ये तुम्हारा घर है, एंसल ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन हंसा और जल्दी से कंसोल को बैठक कक्ष के टीवी से जोड़ दिया। कुछ ही पलों में कमरा जीवंत ध्वनियों और थीम संगीत से जीवंत हो उठा। 1 घंटे के खेल के बाद भोजन के बाद की नींद आने लगी। भरे पेट और दोस्ताना मुकाबले के संयोजन ने उन दोनों को उबासी लेने पर मजबूर कर दिया। यह महसूस करते हुए मिसेज वर्मा ने जल्दी से एंसल के लिए अतिथि कक्ष तैयार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह आरामदायक रहे। रात 9 बजे तक सभी सोने चले गए और घर में एक शांतिपूर्ण खामोशी छा गई। अगली सुबह आर्यन के सिस्टम की घंटी बजी, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। इस बार आर्यन को कोई नहीं रोक सकता था। वह पिछले 3 महीनों से इसका आदी हो चुका था और उसे यकीन नहीं था कि अगर वह जिम नहीं जाता और हर दिन की तरह व्यायाम नहीं करता तो वह मिसेज हॉथोर्न और उनके वकीलों के सामने आत्मविश्वास महसूस कर पाएगा। जिम उसके लिए एक शारीरिक दिनचर्या से कहीं ज्यादा बन गया था, यह एक मानसिक लंगर था। एंडोर्फिन का प्रवाह और उसकी कसरत की संरचित तीव्रता ने उसे नियंत्रण और तैयारी की भावना से भर दिया।
जैसा कि आर्यन ने योजना बनाई थी, वह और एंसल एक साथ जिम जाने वाले थे, इस मामले में कि मिस्टर मेहरा आकर उसे जाने से रोक दें। एंसल के साथ, ये 2 के मुकाबले 1 होगा और मेहरा कुछ नहीं कर पाएगा। मुस्कुराते हुए, आर्यन ने एंसल को जगाया और वे तैयार हो गए, घर से बिना किसी को पता चले निकलकर सुविधा में वापस आ गए। सुविधा के जिम में पहुंचने पर आर्यन एक व्यक्तिगत स्थान में चला गया, एक हेडबैंड बांधा और अपने सिस्टम के नए उन्नत बंडल दैनिक व्यायाम की सिफारिश का इंतजार करने लगा। यह मध्यवर्ती बंडल के करीब है, आर्यन ने शुरू करने के लिए तैयार होते हुए कहा। एक पल में उसने व्यायाम की श्रृंखला शुरू कर दी जिसे वह तब तक बनाए रखेगा जब तक वह पेशेवर बंडल तक स्तर ऊपर नहीं कर लेता। आर्यन ने सोचा कि उसमें उसके लिए क्या होगा। बरपीट से उठकर आर्यन बिना रुके प्लायोमेट्रिक पुशअप्स के साथ उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण हिट में चला गया, अपनी मांसपेशियों को विस्फोटित करते हुए। बिना रुके, वह फिर से फर्श पर गिरा, अब प्लैंक्स में स्थिर रहते हुए जब तक उसका कोर कांपने नहीं लगा, फिर रूसी मोड में चला गया। जंप स्क्वाट्स और बल्गेरियाई स्प्लिट स्क्वाट्स के साथ तीव्रता बढ़ गई, उसकी मांसपेशियां प्रयास से जल रही थीं। उसने खुद को 2 मिनट का आराम दिया, फिर उसने लंजेस के माध्यम से शक्ति लगाई, स्वरूप और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अंत में, वह योग मुद्रा में चला गया, तनाव को दूर करने के लिए गहराई से खिंचाव किया। आर्यन ने आधी बोतल पानी पिया। मैं मूल्य भूल गया हूं। मुझे उन्हें फिर से देखने दो, उसने कहा। तुमने कहा था कि जब सब 20 पर पहुंच जाएंगे तो एक नया कौशल मिलेगा। आर्यन ने पूछा। आर्यन ने मन ही मन गुनगुनाया, उसकी नजरें शक्ति और बुद्धिमत्ता पर टिकी थीं, जो क्रमशः 16 और 18 थीं। उसने सोचा कि बुद्धिमत्ता अब तक 20 तक क्यों नहीं पहुंचा, जबकि जब उसने शुरू किया था तो उसका मूल्य सबसे ज्यादा था। सिस्टम, क्या तुम उनकी प्रगति की दर की गणना कर सकते हो? तो, ये साफ है कि मैं शक्ति और बुद्धिमत्ता कम बढ़ाता हूं, आर्यन ने सोचा जब हाँ और ना की क्वेरी फिर से सामने आई। बुद्धिमत्ता के लिए तुम कौन सी गतिविधियां सौंपोगे? वह क्विज फिर से। शक्ति का क्या? आर्यन ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि उसने कभी उस विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं चुना था। तुम्हें पता है क्या? आर्यन ने सिस्टम की प्रक्रिया को बाधित करते हुए कहा। उसके मन में दिन का बाकी हिस्सा था, साथ ही मेहरा और सारा के साथ पुणे जाने की तैयारी थी। उसने फैसला किया कि उसे ये गतिविधियां बाद में करनी होंगी। बस उन्हें ड्राफ्ट कर दो और मुझे बाद में बता देना। आर्यन ने जिम क्षेत्र छोड़ दिया ताकि वह हैंसल और टीम से मिल सके। वह कुछ मिनट बाद सुविधा से चला गया, खुद को सचमुच एक दिलचस्प चर्चा से दूर खींचते हुए जो सभी कर रहे थे। जब वह घर पहुंचा, तो नाश्ता पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। एक त्वरित स्नान के बाद, वह बैठ गया और अपनी मां के हाथ के भोजन का आनंद लिया। निवालों के बीच, उसने उस दोपहर पुणे की अपनी आगामी यात्रा का उल्लेख किया, ये समझाते हुए कि वह 2 या 3 दिनों में वापस आ सकता है। मेहरा ने समय सीमा के बारे में स्पष्ट बताया था। मिसेज वर्मा ने सहायक और समझदार दिखने की कोशिश की, लेकिन आर्यन बता सकता था कि वह बेचैन थी। उसने भोजन के लिए अपना आभार व्यक्त किया और बस कुछ जरूरी सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में चला गया। ठीक 1 बजे, मेहरा और सारा आ गए, अपने सामान्य पूरे काले पहनावे में, अब कोट के साथ। एपिसोड 90, आर्यन के जुलाई के सपने। मिसेज हॉथोर्न और उनकी टीम के साथ मुलाकात बिना किसी रुकावट के हुई। आर्यन, सारा और मेहरा के साथ पुणे के शांत ग्रामीण इलाके में स्थित एक भव्य, हवेली जैसी इमारत में पहुंचा। वहां, उस जीवंत, बुजुर्ग महिला और उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। मिसेज हॉथोर्न ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सटीकता से रेखांकित किया। वह फॉर्मूला रेसिंग में हॉथोर्न नाम पेश करने का इरादा रखती थी, जिसकी शुरुआत F2 सीरीज से होगी और तेजी से विस्तार होगा। योजना ये थी कि गणनात्मक कदम उठाए जाएं जो उनके ब्रांड के प्रभाव को धीरे धीरे लेकिन मौलिक रूप से बढ़ाएंगे और फैलाएंगे। और अगर आर्यन F1 में पहुंच जाता है, तो यह उनकी सफलता की संभावनाओं को और बढ़ा देगा। उन्होंने जो पेशकश की वह असाधारण थी, यहां तक कि फिजी जैसे स्थापित प्रायोजकों को भी पीछे छोड़ रही थी। प्रत्येक पोडियम फिनिश के लिए आर्यन को 40 लाख रुपये का बोनस मिलेगा, जबकि एक रेस जीत उसे अतिरिक्त 80 लाख रुपये दिलाएगी। टॉप 5 में रहने पर उसे 4 करोड़ रुपये मिलेंगे, और चैंपियनशिप जीतने पर 6.5 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि मिलेगी। अकेले ये बोनस अधिकांश फर्मों की पेशकश से कहीं ज्यादा थे, जिससे उनका प्रस्ताव अस्वीकार करना मुश्किल हो गया था। हालांकि, ये सौदा 1 साल के अनुबंध के रूप में संरचित था, मिसेज हॉथोर्न की ओर से अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए एक सोची समझी चाल। उनका अपने पैसे को बिना किसी गारंटी के जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं था, और समझौते की अल्पकालिक प्रकृति आर्यन की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन की गई थी। मेहरा, इन शर्तों से बेपरवाह, उत्साह से भरा हुआ था। इस तरह के आकर्षक सौदे को हासिल करने की संभावना ने उसे लगभग ऊर्जा से भर दिया था, और उसने आर्यन को सूक्ष्म इशारों से स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास साइन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन उदार शर्तों के बदले में, मिसेज हॉथोर्न ने मांग की कि आर्यन अपना पूरा करियर प्रोफाइल हॉथोर्न ब्रांड के इर्द गिर्द बनाए।
ये केवल उसकी कार या रेस सूट पर लोगो लगाने से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब था उनके दृष्टिकोण के साथ पूर्ण संरेखण प्रायोजन, विशेष साक्षात्कार और सार्वजनिक उपस्थिति जो उसके बढ़ते स्टारडम को सीधे हॉथॉर्न नाम से जोड़ देंगे। यह एक प्रायोजन से कहीं ज्यादा था, बल्कि एक गठबंधन जैसा था जिसमें आर्यन को अपनी छवि को हॉथॉर्न के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि छोटे मोटे विवरण, जैसे कि विशेष रूप से फोन का उपयोग करना, एक फोन ब्रांड जिसमें हॉथॉर्न की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, समझौते का हिस्सा थे। यह मैसेज हॉथॉर्न की ओर से एक साहसिक कदम था, और एक ऐसा कदम जिसे वह अपने लाभ के लिए काम करने के लिए दृढ़ थी। आर्यन ने दांव और अपने सामने के अवसर को समझते हुए शर्तों पर सहमति व्यक्त की। अनुबंध का पहला चरण दूसरे दिन पेश किया गया, और आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर दिया। हालांकि दूसरा चरण बाद की तारीख में प्रकट किया जाना था, सभी पक्षों द्वारा प्रत्येक खंड और शर्त की गहन समीक्षा के बाद। समझौते की जटिलता, विशेष रूप से रेस फिनिश और संबंधित बोनस के बारे में विवरण पारदर्शिता की मांग करती थी। अनुपालन सुनिश्चित करने और भविष्य की जटिलताओं को रोकने के लिए, मिसेज हॉथॉर्न की टीम को भी अपनी एक फीडर सीरीज के ड्राइवरों के साथ सौदे के बारे में फेडरेशन को औपचारिक रूप से सूचित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि मिसेज हॉथॉर्न ने कोई मूल वेतन की पेशकश नहीं की थी, लेकिन आर्यन ये गणना करने से खुद को नहीं रोक सका कि अगर वह शेष 6 फीचर्ड रेस ग्रैंड प्रिक्स में से सभी जीत लेता है तो वह कितनी कमाई कर सकता है। वह करोड़ों में तैर रहा होगा। मीटिंग के पहले दिन के बाद पुणे से गुजरते समय आर्यन की नज़र किसी चीज पर पड़ी। कार की खिड़की से उसने एपेक्स रेसिंग एकेडमी की एक झलक देखी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, और वह मेहरा की ओर मुड़ा। अब वह जगह कैसी चल रही है? आर्यन ने पूछा, ये सोचते हुए कि क्या मेहरा को एकेडमी की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ पता है या क्या कोई नया प्रवेश हुआ है। मेहरा का जवाब एक घमंडी हंसी के साथ आया, जैसे कि वह इस खबर का आनंद ले रहा हो। ओह, तुमने सुना नहीं? वे इसे बंद कर रहे हैं, उसने एक और हंसी के साथ जवाब दिया, स्पष्ट रूप से खुद पर गर्व करते हुए कि वह इसके पीछे का कारण था। आर्यन ने आश्चर्य में पलकें झपकाईं। बंद कर रहे हैं? हाँ, वह जगह एक मजाक है, निम्न स्तर की सुविधाएं, घटिया गतिविधियां। फेडरेशन ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। और बुरा सक्सेना, उसने किसी भी एकेडमी या किसी भी फेडरेशन प्रतिष्ठान को चलाने से तौबा कर ली है, मेहरा ने समझाया। क्या? आर्यन ने घटनाओं के इस मोड़ के बारे में रहस्योद्घाटन से चकित होकर कहा। ओह, हाँ, मेहरा ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। वे धन के गबन की भी जांच कर रहे हैं। कौन सोचता है कि वह दोषी है? उसने एक हाथ उठाया। मैं सोचता हूं। आर्यन चुप हो गया, उसका दिमाग दौड़ रहा था। ये बुरा है, उसने सोचा, वहां के अपने अनुभवों को याद करते हुए। अपनी सभी कमियों के बावजूद अकेडमी उसकी यात्रा का एक हिस्सा थी। इसे इस तरह गिरते हुए देखकर वह बेचैन हो गया। इन्हीं विचारों के कोलाहल ने आर्यन को दूसरे दिन एक टैक्सी बुलाकर उस भव्य सुविधा की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। उसने टैक्सी ड्राइवर को एकेडमी की ओर जाने वाली लंबी, पेड़ों से घिरी सड़क की शुरुआत में रुकने का निर्देश दिया। हवा ताजी थी और उसमें हल्की मिट्टी की गंध थी, और आर्यन, पुरानी यादों और बेचैनी के मिश्रण में फंसा हुआ, बाकी का रास्ता पैदल तय करने का फैसला किया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि गेट पूरी तरह से खुला था, जो एक ऐसी जगह के लिए एक असामान्य दृश्य था जो कभी कड़ी सुरक्षा में रहती थी। अपनी गति तेज करते हुए वह भव्य अकेडमी में दाखिल हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि यह उतना डरावना शांत नहीं था जितना उसकी याद में था। जबकि आश्चर्यजनक हरियाली और वास्तुकला की उत्कृष्टता बनी हुई थी, शांत वातावरण को गतिविधियों की एक हड़बड़ी ने बदल दिया था। नेवी ब्लू रंग के लोग उद्देश्य के साथ इधर उधर भाग रहे थे, और उनकी हरकतों ने एक तात्कालिकता की भावना पैदा की, जैसे कि वे उस जगह को तोड़ रहे हों। आर्यन खुले फव्वारे के पास खड़ा था, हंगामे के बीच किसी का ध्यान नहीं गया। वह संपत्ति के चारों ओर खड़े ट्रकों और वैनों को विस्मय से देख रहा था, क्योंकि उनमें उपकरण और बक्से लादे जा रहे थे। आर्यन जो दृश्य देख रहा था, उस पर बातचीत हावी हो रही थी, फर्नीचर, फाइलों के ढेर और कंप्यूटर सिस्टम बाहर ले जाए जा रहे थे। फेडरेशन के साइनेज और पट्टिकाएं हटा दी गईं। 2 आदमी तो एक बहुत लंबी सीढ़ी लेकर उसके पास से गुजरे। आर्यन का सबसे अच्छा अनुमान था कि वे बाहर लगे बैनर हटा रहे थे। वाह, तो ये सच है। इस अराजकता के बीच उसकी नज़र मुख्य इमारत से बाहर निकलते हुए किसी पर पड़ी, जो मजदूरों के बीच से अपना रास्ता बना रही थी और तेज, घृणित नजरें डाल रही थी। जैसे ही वह खुले में आए, उसकी आंखें तुरंत फव्वारे के पास खड़े आर्यन पर पड़ीं, और वे आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वाह, इशिता, वह यहाँ क्या कर रही है? सहज रूप से सीधा होते हुए उसने देखा कि उसने जल्दी से चारों ओर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी ओर बढ़ने लगी। बिना किसी भूमिका के इशिता ने जानना चाहा कि वह वहां क्यों था। और तुम मेरे संदेश को नजरअंदाज कर रहे हो, उसने कहा, उसके लहजे में उसकी निराशा मुश्किल से छिप रही थी। आर्यन का दिमाग दौड़ गया।
उसे यकीन था कि उसने आखिरी संदेश भेजा था, लेकिन अब वह सोच रहा था कि क्या उसने उसका जवाब चूक गया। उसके अनुसार उसने नहीं किया था। बस काम था। जब मैं घर जाऊंगा तो जवाब दूंगा। कोई जरूरत नहीं, उसने कहा, उसकी नज़र अराजक दृश्य के चारों ओर घूम रही थी। चूंकि तुम यहाँ हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ आमने सामने ही बता देती हूँ। स्थिति के बारे में अनभिज्ञता का नाटक करते हुए आर्यन ने उसे ग्रे हसन में जो कुछ हो रहा था, उसकी पूरी कहानी समझाने दी। वह हर विवरण चाहता था, बस इस मामले में कि मेहरा ने कुछ छोड़ दिया हो। इशिता ने यह भी खुलासा किया कि वह उस कॉलेज में नहीं जा पाई थी जिसका उसने लक्ष्य रखा था, और उसने खुद को इंग्लैंड में वापस पाया था ताकि वह अपने दुखी पिता को सांत्वना दे सके, जिन्होंने हाल ही में अपना लाइसेंस खो दिया था। कुछ कहने के लिए नहीं होने पर आर्यन ने केवल एक सॉरी कहा। उसका दिमाग विचारों से मंथन कर रहा था कि आगे क्या किया जाए, जबकि वह वहां खड़ी थी, हाथ बांधे, चारों ओर देख रही थी, जबकि अभी भी उसका सामना कर रही थी। उसके सभी विचार उसके दिमाग में चले और भयानक परिणामों में समाप्त हुए। उसने मन ही मन खुद को कोसा, अपनी हिचकिचाहट को दूर करने का फैसला करते हुए। अगर इससे तुम खुश हो जाओ तो मैं तुम्हें डेट पर ले जा सकता हूं, उसने झट से कहा, अपनी जीभ काटते हुए। इशिता के होंठ एक साथ दब गए जब उसने मुस्कुराने की कोशिश की, उसके गाल लाल हो गए। आर्यन के विपरीत, वह अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से नहीं छिपा सकती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो, उसने धीरे धीरे कहा, शब्दों को खींचते हुए। आर्यन ने एक वास्तविक जवाब के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। मुझे अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पिता को यह मंजूर नहीं होगा। आर्यन ने त्योरी चढ़ाई, मुश्किल से निगलते हुए। उसने सोचा कि, लेकिन क्यों होना चाहिए? क्यों? उसने शांति से पूछा। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं 17, शायद 18 साल की होने तक डेट नहीं कर सकती, इशिता ने स्वीकार किया, उसकी नजरों से बचते हुए जब उसने तोड़ी जा रही एकेडमी की ओर देखा। आर्यन के अंदर अचानक भ्रम और अविश्वास की लहर दौड़ गई। ये किस तरह का? मैं जुलाई में 17 की हो जाऊंगी, उसने जोड़ा। यह मई का मध्य है। 2 महीने दूर। आर्यन के कंधे ढीले पड़ गए जब उसे एहसास हुआ, और उसने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा, उसकी नज़र ठीक समय पर उसी इमारत से निकलते हुए एक नाखुश मिस्टर सक्सेना पर पड़ी, जहां से इशिता निकली थी। ठीक वैसे ही जैसे इशिता की नज़र पहले आर्यन से मिली थी, मिस्टर सक्सेना की आंखें तुरंत उस पर टिक गईं। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद वे इशिता की पीठ पर चली गईं। उनका भाव अपठनीय था लेकिन स्पष्ट रूप से स्वागत करने वाला नहीं था। आर्यन ने सहज रूप से अभिवादन में हाथ उठाने के बारे में सोचा, लेकिन हिचकिचाया, यह महसूस करते हुए कि यह केवल उस आदमी को और परेशान कर सकता है। इसके बजाय उसने जल्दी से बातचीत समाप्त की, इशिता को उस आदमी को अपनी तरफ से नमस्ते कहने के लिए कहा। उसके बाद वह जाने के लिए मुड़ा, कुछ ही पलों में सुविधा से बाहर टहलते हुए। उसने कुछ बार पीछे मुड़कर उसे और एकेडमी के चारों ओर के घूमते हुए अराजकता को देखा, जबकि तोड़फोड़ जारी रही, जब वह अपने कदमों को वापस ले रहा था। उसी लंबी सड़क पर चलते हुए आर्यन ने एक टैक्सी रोकी और वापस उस होटल की ओर चला गया जहां वह, मेहरा और सारा पुणे में रुके हुए थे।